तो आज हम लोग इस वीडियो में कलर ग्रेडिंग के बारे में जानने वाले, कलर करेक्शन के बारे में जानने वाले और ये DI ये क्या होता है उसके बारे में जानने वाले। बेसिकली बिहाइंड द कैमरा फिल्म्स जब बनाते तो बिहाइंड द कैमरा क्या क्या चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें इतने नहीं हम लोग डेप्थ में गए, लेकिन आपको उसमें नॉलेज मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग कलर ग्रेडिंग और DI प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है अथर्व पाटिल, जो एक कलरिस्ट है और उसी के साथ सिनेमाटोग्राफर भी है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर, जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के एंड में हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट। ओके, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बताना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ मिथ है या फैक्ट है। ओके, और अगर आपको उस पर कुछ बोलना है कि ये मिथ क्यों है, ये फैक्ट क्यों है, ओके, वो आप एलेबोरेट कर सकते हो। डेफिनेटली। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आपके जर्नी से शुरू करते कि आप मतलब आपने ये ही फील्ड क्यों चुना। ओके। सो इसमें ऐसा स्पेसिफिकली कोई जर्नी मतलब एज इफ मेरा कैसा स्टार्ट था, इट वाज अ ओवरऑल थिंग। हाँ, मतलब पहले के टाइम पे व्हेन आई वाज लाइक अ किड, तब मैं मतलब डांसिंग वाज माय थिंग एंड आई यूज्ड टू डू ब्रेक डांसिंग। सो तभी के टाइम पे फ़ोन पे मैं अपने खुद के वीडियोस बनाता था। अच्छा, एंड वो फ़ोन के वीडियोस में ऐसा था कि आई यूज्ड टू लाइक दैट कि अरे ये तो मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो एक ऐसा क्रिएट हो गया मेरे लिए कि मैं ये एडिटिंग जो फील्ड है दैट इज़ प्रिटी मच इन डेप्थ। तभी उतना पता नहीं था। हाँ, तभी हाँ। एक वो सॉफ्टवेयर आता था विंडोज़ मूवी मेकर, Windows, बराबर। उसके अलावा किसी को कुछ पहले पता नहीं था। नहीं था। बेसिकली जो टाउन से हम हैं वहाँ पे तो इसका एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा कम था। बट देन इंटरनेट सर्फिंग ये सब हमारे एक्सेसिबिलिटी में है, इसके वजह से वी गेट टू नो आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करना लग गया। तो लाइक आफ्टर माई कॉलेज आई थॉट कि चलो इसमें कुछ ट्राई किया जाए, बिकॉज डांसिंग वॉज नॉट माई लाइक इसमें करियर करना ऐसा नहीं था, बट आई यूज टू लाइक दैट। तो मैंने स्टार्ट किया कि चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वीडियो। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज, छोटे मोटे एनिमेशन VFX भी ट्राई करता था आफ्टर इफेक्ट्स पे। अच्छा, और वो सब चीज़ों को लेके बाद में आई वाज लाइक यार ये ऐसी फील्ड है कि इसमें एक्चुअली हम जा सकते हैं, इसमें कुछ अलग है। बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी इसमें बहुत सपोर्टिव थे, पहले से बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम ही फील्ड्स चूज करो या मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, ये तो कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मोस्टली हमारे जैसे कि कोई भी स्मॉल टाउन से है तो उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कोई अलग फील्ड में घुसने के लिए। बराबर। सो वैसे ही मैंने फिर एक्सप्लोर किया, आई स्टार्टेड डूइंग माई थिंग। उसके बाद मैंने कॉलेजेस देखे कि आफ्टर माई कॉलेज मैं कहाँ पे एडमिशन्स ले सकता हूँ, जहाँ पे आफ्टर 12th या आफ्टर 12th, यस आफ्टर 12th कहाँ पे एग्जैक्टली मैं ये कर सकता हूँ हाँ, ओवरऑल। तो उसी इसमें मैंने कुछ कॉलेज देखे जो बाहर थे, लाइक नॉट इन इंडिया। अच्छा, ग्नोमेन करके एक VFX स्कूल था विच इज़ लाइक अ टॉप नॉच VFX स्कूल तभी। उसके अलावा देयर वाज आल्सो मीडिया डिज़ाइन जो न्यूजीलैंड में है, बट उनके इसमें ऐसा था कि यू नीड सम पोर्टफोलियो, ऐसे डायरेक्टली एडमिशन्स वहाँ पे अलाउड नहीं थे। सो आई ट्राइड कि नहीं, पहले एक छोटा मोटा कोर्स यहाँ पे कर लेता हूँ। बट अ फनी पार्ट अबाउट VFX, आप भी हो VFX फील्ड में, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैंने VFX एनिमेशन यहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया, जीका करके है, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। तो वहाँ पे मैंने कोर्स ज्वाइन किया, 2 years का था। और यहाँ पे मतलब मैं अभी बोलना चाहता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे वैसे टाइप का एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है क्रिएटिव फील्ड्स में। तो ये 2 साल का कोर्स हो गया 3 साल का कोर्स सेम। और एक्चुअली उसी चक्कर में आई हैड गुड फ्रेंड्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट मतलब ऐसे सारे कोर्सेज में यू बिल्ड कनेक्शन, ऐसे लोग मिलते हैं जो सेम इंटरेस्ट लेके आते हैं। तो उनसे मिलके वो काफ़ी लोग, मतलब 80% ऑफ देम वाज इन अपना फिल्म मेकिंग। और आई वॉज फैसिनेटेड। ये फिल्म मेकिंग एक स्टोरी टेलिंग प्रोसेस भी बहुत सी है। पहले मतलब मैं ऐसे था कि यार घर पे बोलूँ मैं VFX कर रहा हूँ, मेरे को वो भी अच्छा लगता है, तो
माय पेरेंट्स वर लाइक यू आर जंपिंग अराउंड, Same. एक इसमें नहीं है तू 10 चीज में जा रहा है, मतलब एक बार तेरे को ये करना है, मतलब एक बार देख लिया कि अभी ये VFX तो अभी यहाँ पे जाना है, फिर देख लिया अगर ये सिनेमेटोग्राफी, अरे नहीं ये एग्जैक्टली देखते हैं। एग्जैक्टली तो वो होता है। दैट इज वेरी कॉमन, मतलब कोई भी यंगस्टर है जिसको ये सब क्रिएटिव फील्ड्स में कोई अगर गाइडेंस भी हो, अगर मैं वो भी बोलता हूँ कि गाइडेंस भी होगा ना, तो भी हमारे पास वो ऐसा होता है कि यार ये अट्रैक्शन होता है, इसको मैं देखूँ, इसको मैं देखूँ, ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना सब आना चाहिए है, ऐसा। एग्जैक्टली। बट अभी जाके मुझे वो फील होता है कि यस इट्स अ गुड थिंग कि सब कुछ सबका एक्सप्लोर knowledge करने आना के बहुत। बाद एक चीज में स्पेशलाइजेशन करना इज लाइक सेम चीज हम अगर देखें मेटाफोरिकली तो स्कूल में भी हमें एक 12वीं तक सब सिखाते, देन यू चूज अ सिंगल, बराबर। सो इट्स यूजुअली दैट वे, और अच्छा होता है कि हम वैसा करना चाहिए हमें। तो आगे जाके मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, मेरा ऑलमोस्ट कोर्स खत्म होने आया एंड देन आई वाज कनेक्टेड विद मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, और वो सारे लोग लाइक यू नो शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे इसके लिए उसके लिए, लाइक मुझे बुलाते थे बट फॉर अ VFX थी अच्छा। कि इसमें ऐसा VFX डालना है, इसमें एक्सीडेंट वाला सीन है, बहुत मतलब दिस इज लाइक 8-9 years बैक। अच्छा। और तभी फिर मेरे लिए ऐसा था कि VFX तो मैं कर रहा हूँ पूरे दिन लैपटॉप के सामने, बट ये जो फील्ड है ऑन सेट वाली चीज़ है, दैट इज सो इंटरेस्टिंग, आई मीन दैट इज सो अनयूजुअल। तो वैसे ही धीरे धीरे आई गेट इट स्टार्टिंग इन लाइक यू नो शूटिंग, फोन से शॉट्स ये सब लेके आई ट्राइड सिनेमाटोग्राफी और ये सब। फिर आई यूज्ड टू लर्न लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, ये सब क्या होता है। और धीरे धीरे इन लाइक 1-2 years ऐसा हो गया था कि सिनेमाटोग्राफी मेरे लिए अभी इट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, बाद में आ गया VFX, बाद में आ गया सब कुछ चीज़ें। सो मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम अभी नहीं लूँगा, बट एक दोस्त था, तो उसके साथ मैं बैठता था, तो मैं हर बार बोलता था ये करना है, वो शूट करना है। मैं मेरे शूट के हिसाब से स्टोरी लिखता था कि इसमें मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। अच्छा। सो वो मुझे कैमरा के हिसाब से आप यस, और वो मेरी गलती थी कि वो मेरे को करेक्ट करता था कि हर बार ब्रो नैरेटिव इंपॉर्टेंट है, ये तो टूल्स है, बट हमारा वो एज होता है, नहीं मुझे ये शूट बहुत प्यारा करना है, तो ऐसा था मेरे लिए। मैंने भी मतलब जो भी मैंने म्यूजिक वीडियो बेसिकली बनाए, हाँ तो उसमें भी मैं पहले म्यूजिक बनाता था, ओके, वो अच्छा लग रहा है, फिर उस पे लिरिक्स में लिखता था। बेसिकली पहले लिरिक्स होते, फिर उसका कंपोजिशन। एग्जैक्टली, मैं उल्टा जाता था, इन तो बिटवीन प्रोसेस। हाँ, यस यस, सेम वही जो आपने बताया कि वही सिचुएशन है कि पहले मुझे ऐसे ये शॉट चाहिए, वो शॉट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। राइट 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 राइट। सो वही हुआ कि यार ब्यूटिफाइंग अ थिंग, ये सब मेरे दिमाग में तभी था कि यार मतलब सिनेमाटोग्राफी वाज लाइक फोटोग्राफी फॉर मी तभी, कि अच्छे फ्रेम्स, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, स्टोरी वो तो देख लेंगे ऐसा था। बट धीरे धीरे यही फील्ड में 3 साल हुए बाद में मुझे समझ में आया, आई वाज स्टडीइंग रॉजर डीकिंस बाय द वे। अच्छा। रॉजर डीकिंस के कुछ पॉडकास्ट में मैंने देखा तभी कि व्हाट इज एग्जैक्टली सिनेमाटोग्राफी। तो वो यही कहते थे कि सिनेमाटोग्राफी में ज़्यादा करके इट्स नॉट अबाउट ब्यूटीफुल इमेजेस। मैं ये आई गेस मेरे पिछले वाले इंटरव्यू में भी मैंने ये बोला था, तो इट्स नॉट अबाउट ब्यूटीफुल इमेजेस, इट्स अबाउट हाउ टू डिसअपियर द कैमरा, कि कैमरा किसी ऑडियंस को दिखना ही नहीं चाहिए, वो और सिर्फ वो और द स्टोरी, मतलब वो खुद को इमेजिन कर रहे हैं इस तरीके से, वो यस, देखना चाहिए एज इन basically। मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, एज इन आप कोई चीज़ शूट कर रहे हो और आप उसके लिए लाइटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट हर चीज़ को एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ, मैं यहाँ वो नहीं देखता हूँ कि स्टेज पे सेट कैसा है, मैं ये देखता हूँ कि स्टोरी और एक्शन कैसा है। सो दैट इज मिसिंग इन सिनेमा में ये चीज़। इट्स लाइक अरे यार एक किसी को देख लिया ब्रो क्या सिनेमाटोग्राफी की है, बट किसी ने ये नहीं देखा स्टोरी क्या है। सो दैट इज व्हेन आई थिंक कि ये थोड़ा ड्रॉबैक है। इट्स बेटर टू शूट समथिंग ऐसे वे में जहाँ पे किसी को ऑडियंस को कैसा शूट किया ये दिखे ही ना, दे आर जस्ट ऑन द स्टोरी, हुक्ड अप टू द स्टोरी। तो ये चीज़ें मैंने एक्चुअली रॉजर डिकिंस के इंटरव्यू में तभी देखा था, और ये मैं अप्लाई कर रहा था फिर धीरे धीरे। देन आई वॉज एक्चुअली इनटू आर्ट, कि मुझे कैसे जाना है इसको लेके। देन शूटिंग वॉज अ थिंग, बट अगेन ये यूजुअली हर एक सिनेमाटोग्राफर के साथ होता है कि अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे अपने फुटेज ग्रेड भी करनी है। अच्छा, यस, एंड ग्रेडिंग मूड के हिसाब से, एग्जैक्टली, बिकॉज वो बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है, बिकॉज हाँ, क्योंकि आप शूट करो आपको पता है कि क्या मूड
आपने सोचा है कि मुझे ये मूड चाहिए, लेकिन कोई दूसरा कलर ग्रेड कर रहा है तो वो आपका मतलब जो इमेजिनेशन है वो मैच शायद नहीं होगा। Exactly. आप उसको एक्सप्लेन करोगे लेकिन शायद उतना नहीं, अरे मैं अगर करता तो और बेटर हो जाता। हमारा ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, हाँ। वी वांट टू डू एवरीथिंग बिकॉज हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता, उतने कंटिन्यूस वर्क नहीं होते। अभी सब ट्राई करना है। यस, अभी ऐसा है कि मैं इंडिविजुअली सब कर रहा हूँ। अगर मैं सिनेमाटोग्राफी कर रहा हूँ तो वही कर रहा हूँ, कोई और कलरिस्ट करेगा, बिकॉज वो बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आफ्टरवर्ड्स। इसके लिए स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तभी के टाइम पे वी आर लाइक हम लोग वेल्ले होते हैं, हमें सब करना है, सब आना तो चाहिए। हाँ, मतलब ये भी मैं लेकिन करूंगा, उसका ये भी फायदा मैं है करूंगा। बाद में आपको, अगर आप सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो लेकिन आपको वहाँ नॉलेज है कि पोस्ट में क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। तो वो एक मतलब बोलते हैं ना कि जो सॉरी टू कट यू, लेकिन जो बोलते हैं कि जो एडिटर होते हैं और जो डायरेक्टर होते हैं उनको मतलब वो अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। एग्जैक्टली। हाँ, उनको पता है कि कहाँ किधर मतलब कौन सा कट लगाना है, यहाँ पे कौन सा कट लगेगा, या ये शॉट के बाद कौन सा शॉट। राजकुमार हिरानी वही तो वही संदीप रेड्डी वांगा वाले है डेफिनेटली। तो हाँ तो आप बोल रहे थे। यही चीज है कि कोई भी चीज वो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि एक डीआई आर्टिस्ट होने की वजह से यू आर बेटर इन लाइटिंग, यू नो कि पोस्ट में क्या होगा, एंड एक सिनेमाटोग्राफर होने के वही फायदे है कि यू नो कि डीआई में हम इसको कितना खींच सकते हैं, क्या खींच सकते हैं, ऑन सेट पता है 50% ऑफ योर हेडेक इज डन। मेरे साथ ऐसे अभी रिसेंटली हुआ था कि मैं डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था एंड ही वाज लाइक कि हम खींच लेंगे वीडियो, हमें जो विजन है विजन के साथ। सो वो फ्रेम बहुत बेसिक लग रहा था एंड आई वाज लाइक कि मुझे पता है मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, कुछ यूनिक सा कर सकता हूँ इन पोस्ट या इन पोस्ट बिकॉज हमारे पास उतना तभी टाइम वाज अ लिमिट एंड ऑल्सो सेट नहीं था, तो कंट्रोल में नहीं थी चीजें। तो डायरेक्टर तो बोला बहुत कॉमन शॉट है यार, ये नहीं कर सकते हमें कुछ अलग बनाना है। मैंने बोला इट्स ओके, ट्रस्ट मी, कर सकते हो। सो सम थिंग्स लाइक दीज बेनिफिट यू अ लॉट जब हमें पोस्ट का नॉलेज होता है तो। और ऑब्वियस सी बात है कोई भी इंडस्ट्री में है वो सब कुछ सीख के आता ही है। अभी फॉर एग्जांपल बेसिकली सीखना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा आगे। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं ऑडियो भी सीख रहा था बीच में, सो दिस इज लाइक ऑफ टॉपिक, बहुत ऑफ जा रहे हैं हम लोग। नहीं लेकिन बट सबको सबकी नॉलेज तो मिल रही है। एग्जैक्टली। ऑडियो सीखने के कारण वही है ना, हमें ये भी पता है कि अगर कोई बूम रिकॉर्डिस्ट है ऑन सेट वो कितने डिस्टेंस पे है और मैं उसको कितना कवरेज दे रहा हूँ। तो ये जो हार्मनी है ना शूट के टाइम पे, दैट इज वेरी वेल, बिकॉज वो रिकॉर्डिस्ट तो प्रोफेशनल है, पर उसको पता है ये डीओपी मुझे बचा रहा है, कि मुझे फ्रेम दे रहा है या मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं कर रहा है। तो दैट हार्मनी टाइट नहीं रख रहा है या फिर हाँ, ये हार्मनी होती है ना एक दूसरे की। मतलब हमारी फील्ड ऐसी है कि वी आर कलीग्स और एक दूसरे का सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइक्रो लेवल पे जो थिंकिंग होती है ना, ये बहुत प्यारी होती है। मतलब आप किसके लिए कुछ करोगे वो भी आपके लिए कुछ करेगा, भले आपके फील्ड में नहीं, बट कुछ ना कुछ एक इन फ्यूचर तो होगा, इन फ्यूचर होता है। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव। और फिर या सिनेमाटोग्राफी वही है, बट इसके थ्रू जब मैं सिनेमाटोग्राफी कर रहा था तब मेरे पास एक ऑप्शन था कि आई वांट टू बाय अ कैमरा। तब तक मैंने कोई कैमरा सोचा नहीं था कि बाय करूँ या फिर कुछ। सो आई डिडंट हैड अ बजट कि मैं रेड लूँ या एरी लूँ। ऑफ कोर्स वो यूजुअली किसी के पास ऐसे बजट नहीं होते, क्योंकि ऐसा कुछ होगा तो लोन लेना पड़ेगा, वो तो है, सिंपल बात है। तो देयर वाज अ वेरी नाइस ऑप्शन व्हिच वाज ब्लैकमैजिक तभी के टाइम पे। सो ब्लैकमैजिक के काफ़ी कम कैमरास थे तभी, तो छोटे पॉकेट कैमरास वो थे भी नहीं, आई गेस था, बट वो काफ़ी छोटे कैमरास थे। अच्छा। और उनके तभी अर्सा मिनी 4.6 के एक जो बड़ा वाला मॉडल आया था, प्रो भी नहीं आया था। सो आई गॉट दैट कैमरा, और यहाँ पे इंडिया में मिल नहीं रहा था। आई गॉट दैट फ्रॉम यूएस, मेरे कजिन से मैंने मंगाया, एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड टेक्निकली। और तभी बी रॉ फाइल नहीं होती थी, बी रॉ इज लाइक अ रॉ फाइल इन ब्लैकमैजिक। तो वो फाइल नहीं होती थी, डीएनजी रॉ होता था, फोटो के सीक्वेंस आते थे तभी फोल्डर्स में। काफी हैवी फाइल्स होते, 2 कार्ड लगते थे, जैसे हम लोग रेंडर करते इमेज सीक्वेंस को। एग्जैक्टली काफी हैवी फाइल्स होती थी। और एक फाइल ऐसा नहीं कि एक कार्ड में 2 कार्ड लगते थे, एक इसमें राइट होता था, एक इसमें राइट होता। सो अल्टरनेटिव राइट होता था वो कार्ड, इतना हैवी फाइल होता था। सो और 4K ना, या 4.6K। अच्छा 4.6K रॉ। तो तभी मतलब शूट तो करने मजा आता था, बट अगेन वो रॉ चीज, लाइक रॉ जब मैं डाविंची में अपलोड करता था सॉफ्टवेयर में डीआई के, तभी इट वाज मोर फन, क्योंकि इतना ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था कि मेरा कहाँ पे एक्सपोजर चला गया है उसको भी मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। एंड देन आई थॉट कि यार डीआई इज फन,
टेक्निकली फन। तो मैंने भी बहुत सारे बाउंस किए फील्ड्स वहां से, बट ऐसा नहीं है कि इससे कुछ ड्रॉबैक है, ये हर एक बंदे के साथ होगा ही होगा, जो भी होता ही है, होगा ही होगा और होता है एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम्पल। सो बाद में DI पहले मैं ट्राई करता था, और मैं ना कुछ क्लिप्स है मेरे पास, मैं आपको चाहिए तो आप शो कर सकते हो। मैंने वो एक इमेज, मेरे पास एक फोटो है, आप डाल दो, वो बहुत गंदा, मतलब I mean तभी मैंने डाविंची फर्स्ट टाइम यूज किया था, और GoPro वाले शॉट्स थे, बहुत गंदा, ग्रेड भी नहीं बोल सकते उसे, वो किया था। और अभी के कुछ शॉट आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को इसमें, तो काफी डिफरेंस है, लाइक काफी डिफरेंस है। फिर टूल्स तो सीख गया मैं, 6 महीने लगे टू नो द थिंग्स, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोसेस होता है। बट जो 6 साल लगे मुझे, वो इसके लिए लगे कि वो कलर्स कैसे डाइजेस्ट होने वाले हैं। सो तभी के टाइम पे लाइक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज करते हैं लोग, अभी भी करते हैं, ऑरेंज एंड टी वही। हाँ, अभी तो बहुत लाइक आई एम डन विद दैट। मैं तो बहुत मोनोटोनस खेलता हूँ अभी। इंस्टा जब आया था और उस पे फिल्टर्स आए थे, तो वही ब्लू और ऑरेंज का ही दिख रहा था, टी और मतलब वही। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें काफी हद तक, मतलब मुझे ना पहले के टाइम पे आई यूज टू बी लाइक, हाँ यार, सब लोग ने कोई भी आर्टिस्ट को यूट्यूब पे देखा रहेगा कि ये ऐसा कलर ग्रेड कर रहा है, वो ऐसा कलर ग्रेड कर रहा है, बट इट्स नॉट अ रॉन्ग अप्रोच ऑनेस्टली। यूट्यूबर्स बहुत इजी एक्सेसिबल होते हैं। फिल्म प्रोफेशनलिस्ट जो होते हैं, जो लाइक अच्छे लेवल पे मूवीज ग्रेड कर रहे हैं, उनका कोई कंटेंट है नहीं बराबर। सो वो इंस्पिरेशन मिलना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि क्या एग्जैक्ट पैलेट और कहाँ पहुंचना है हमें। सो दैट वाज अ टफ, मुझे ना ये चीज एक लगी, बट दैट इज फेयर इनफ कि किसी को एक चीज में बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसना है तो ही वो वहां जाएगा टू हंट समवन। कोई कलरिस्ट को मैसेज करेगा ऑनलाइन, या फिर उससे कुछ, वैसे एक कलरिस्ट है, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, टाइलर रॉथ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ही इज अ सीनियर कलरिस्ट एट कंपनी 3। कंपनी 3 एक ऐसी कंपनी है, दे आर लीडिंग द इंडस्ट्री विथ कलर ग्रेडिंग। सो कलर ग्रेडिंग सारे बड़े मूवीज, सारे टॉप ब्लॉकबस्टर्स हॉलीवुड, दे आर मेकिंग द शो। सो ये सब उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम देख के आई कनेक्टेड विथ हिम, थोड़ी बहुत बेसिक गाइडलाइंस। फिर उनके दूसरे फॉलोअर्स को देख के मैंने ट्राई किया कि ये क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं। और कंपनी 3 डोंट पुट अप थिंग्स अ लॉट, बिहाइंड द सीन्स भी बहुत रेयरली होते हैं उनके, कुछ चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल है। काम ही ऐसा है कि उनको काम मिलेगा ही, तो एग्जैक्टली कॉन्फिडेंशियलिटी है वहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें आई लाइक ऑन बोर्ड, काफ़ी चीज़ें समझी कि क्या पैलेट होता है, कैसे स्किन को मेंटेन करना पड़ता है, कि एवरीथिंग इन अ शॉर्ट। तभी के टाइम पे यही सोचता था मैं, कुछ भी कलर ग्रेड के साथ खेलो, स्किन ऑन पॉइंट वेक्टर स्कोप पे लाना है। वेक्टर स्कोप एक स्कोप होता है बेसिकली, जिसपे स्किन टोन एक्यूरेट है नहीं है वो दिखता है, तो उस पे लाना है, ये तभी एक गोल था, टास्क था। अच्छा, बट बाद में मैंने और उन्हीं के ग्रेड्स देखे जहाँ पे ये लोग स्किन टोन्स के साथ भी छेड़ रहे, दे आर गोइंग मोर आर्टिस्टिक। बट अगेन उनको वहां जाने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो रूल ब्रेक करने के पहले आपको रूल पता होने चाहिए। एग्जैक्टली। बट अगेन मैंने वही देखा है, अभी के लोग मोस्टली अभी के जो आर्टिस्ट है, जो कंपनी 3 के कलरिस्ट है, अभी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कंपनी 3 के कलरिस्ट है तो वही है कि उनसे सीखना है, ऐसा कुछ नहीं। देयर आर मेनी आर्टिस्ट, इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी होते हैं, बहुत सही काम कर रहे हैं। बट अभी ना ये जो टॉप एंड पीपल, लाइक टॉप एंड लोग हैं ना, ये लोग अभी पुल कर रहे हैं लुक्स को, पावर ग्रेड्स। जिल, जैसे कि जिल है, जिल जिसने जोकर, दोनों भी जोकर ग्रेड किए है, शी इज पुशिंग द कलर्स, पुशिंग द लिमिट्स इस बार। तो ये सब देख के ना मुझे वही पता चला कि इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या कर रहे हो, कैसा लुक क्रिएट कर रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। हाँ, अगर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फॉर नो रीजन तो मतलब नहीं है, बट इन लोग एक रीजन की वजह से वो अभी फॉर एग्जांपल जोकर का ही ले ले, जो ग्रीन्स पुश हुए है, द अमाउंट ऑफ मतलब बोल रहे हैं साइकोलॉजिकली वो बंदा कितना पागलपन है उसमें, ये दिखाने के लिए उसने इस बार ज्यादा पुश किया कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, सो आप अगर देखोगे ना, नोटिस करोगे ना स्किन टोन में डिफरेंस, तो ये स्टोरी टेलिंग के हिसाब से भी बहुत बहुत माइक्रो लेवल पे चीजें होती है। इसके लिए वो लोग के एक्सपीरियंस काउंट होते हैं, लाइक दे आर वर्किंग सिंस 15-20 years, 25 years, मोर देन दैट। तो ये सारी चीजें आ जाती है बाद में, ये माइक्रो डिटेल्स आ जाते हैं, देयर इज नॉट अ बिग जंप। जैसे कि आप कोई भी चीज, मैं एक बहुत फालतू सा एग्जांपल देता हूँ आपको,
माइक का ले लो या फिर हेडफोन्स का ले लो. आप एक 500 रुपए के हेडफोन्स लोगे और वहां से आप सीधा 10,000 के हेडफोन्स लोगे, द जंप इज बिगर. बट आप जब 10,000 के हेडफोन्स से 50,000 के हेडफोन्स पे जाओगे ना, तो डिफरेंस बहुत छोटा होता है. सो वो बाद में जो डिफरेंस होता है ना, वो बड़ा छोटा होते जाता है और प्राइसेस इज लाइक ट्वाइस हो जाती है. ब्रांड की वैल्यू ऑफ कोर्स, बट मैं प्रोफेशनली जब हम बात करते हैं चीजों में, वो माइक्रो लेवल पे बढ़ते हैं. मतलब डिटेल्स में जाने के बाद वो एवरीथिंग्स गेट टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव. सो वो ये हमारे आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा होता है कि वो आर्टिस्ट जो चार्ज करते हैं वो मेरे लाइक मंथ का चार्ज है फॉर अ सेशन, लाइक पूरे मंथ के सेशन का चार्ज रहेगा. और यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्या क्या है ओवरऑल DI प्रोसेस और ये सब में. और काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन को भी लेके लोग इंडस्ट्री में काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि तो यही पूछना था कि बेसिकली ये DI ये क्या है और इसमें कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन दोनों में क्या फ़र्क है, ये जानना था. ओके, सो बेसिकली DI इज लाइक डिजिटल इंटरमीडिएट. ये पूरा प्रोसेस है. वहां से जहाँ से फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है, वहां से लेके फिनिशिंग आर्टिस्ट तक या फिर एक कन्फर्मिस्ट तक, जहाँ पे फाइनल रेंडर, फाइनल आउटपुट यस सारी चीजें आती है. मैं इसमें एडिटिंग नहीं पकड़ूंगा बिकॉज एडिटिंग के बाद होती है ये चीज. अच्छा, डिजिटल इंटरमीडिएट उसमें ये सारी चीजें आती है कि कलर ग्रेडिंग. तो आप मतलब ये जो आप कलर करेक्शन या कलर ग्रेड करते हो, तो ये पर्टिकुलर एक फ्रेम्स पे करते हो या वो एक या फिर आप एक शॉट पे करते हो या एडिट होने के बाद पूरे फिल्म पे करते हो? सो ये चीज़ है ना बहुत, मतलब फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है. अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ ये वर्क फ्लो होता कैसा है. तो जब एक पूरी फिल्म आती है विच इज लाइक अ 2 hours लेंथ वाली फिल्म होती है, एक कलरिस्ट ऑन बोर्ड आता है, तभी आई टॉक विद द डायरेक्टर कि हमें क्या लुक कहाँ पे रेफरेंस बोर्ड पे काम होता है. मतलब काफी रेफरेंस बोर्ड, काफी रेफरेंसेस हम निकालते हैं और सीन बाय सीन मूड अलग होता है. सो आई हैव टू क्रिएट अ लुक फॉर अ सीन. मूवीज में जितने भी सीन है ना, उन पे मैन्युअली मुझे हर एक सीन को ग्रेड करना पड़ता है. अच्छा. एक लुक, जस्ट लुक, नॉट डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे, वो डिटेल फाइनल होने के बाद. सो एक सीन के मैं उनको 3 या 4 वेरिएशन दे देता हूँ कि इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है. अभी डायरेक्टर कभी कभी एक विजन को लेके ब्लॉक होता है कि नहीं मुझे ऐसा ही पैलेट चाहिए. बट कभी कभी उनको ऐसा भी ओपन अप होता है पोस्ट में, एडिट होने के बाद होती है ना, तो स्टोरी का इमोशन पूरा आ जाता है. उनको ये भी होता है कि नहीं मैं इसमें शायद ना ये कलर्स बहुत सही लग रहे हैं. सो ये हमारा कॉल होता है. डायरेक्टर और DOP भी इन्वॉल्व होता है ऑफ कोर्स. डायरेक्टर, DOP और कलरिस्ट का ये कॉल होता है कि हर एक सीन का एक सीक्वेंस बनाएंगे हम. और फिर असिस्टेंट कलरिस्ट भी होते हैं जिनका एक काम ऐसा होता है कि एक सीन के बाद हर एक का एक गैलरी में स्टिल वर्क रहता है. मतलब वो इसका पेस्ट लुकअप टेबल जैसा लट जो बोलते हैं वैसा बना के 3D लट्स बना के रखते हैं. अच्छा. तो वो सीन को ना असिस्टेंट कलरिस्ट सारे सीन में ऐड कर देता है. मतलब वो ओवरऑल सीन को ग्रेड करता है बनने के बाद वो रेफरेंस को लेके. अभी मेरा काम होता है जब ये सारे सीन्स फिनिश होते हैं, उसके बाद पॉलिशिंग और मास्टरिंग पे होता है. अभी मास्टरिंग में सारी चीजें लेके स्किन टोन एक्यूरेट करना है, तो हर एक शॉट को चेक करना पड़ता है. बिकॉज अगर एक ही बंदा कंटिन्यूसली इस पे बैठेगा ना, तो इट विल बी अ लॉट ऑफ वर्क. और दूसरी चीज है ना, स्टार्ट से एंड तक कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है. अगर मैं असिस्टेंट कलरिस्ट हूँ तो मुझे इतना ही पता है कि मुझे क्या करना चाहिए. मैं फर्स्ट सीन को जैसे बनाया है मेरा लुक वैसे लगा के सबको बैलेंस आउट करूँ. बट इसके पहले, ये बैलेंस आउट होने के पहले कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ. बिकॉज क्या होता है ना, हर एक सेट पे वाइड बैलेंस सेट नहीं हो सकता. D65 पे सेट नहीं हो सकता. D65 बेसिकली वाइट पॉइंट होता है, सबसे प्योरेस्ट वाइट फॉर्म होता है. तो इस पे सेट होने की वजह से हर बार नहीं हो पाता है. तो हमें ओवरऑल जितने भी फुटेजेस है उनको D65 पॉइंट पे लाना है. सो जब भी मैं फॉर एग्जांपल 4 इमेजेस है और चारों का वाइट बैलेंस और सैचुरेशन और टिंट अलग है, अगर मैं चारों पे एक सिमिलर ही लुकअप टेबल यूज करूंगा तो वो चारों अलग दिखेंगे. एक ही टाइम पे शूट हुए अलग, इस पे चारों अलग दिखेंगे. तो ये हर बार मैं सबको ट्वीक नहीं कर सकता बराबर लुकअप टेबल के हिसाब से. तो असिस्टेंट्स कलर करेक्शन ज्यादा करते हैं बिकॉज
उनका ऐसा कि सारे जितने भी शॉट्स है सीक्वेंस में उनको D65 पे कलर करेक्ट करके रखना है, फिर ऊपर से आके सिर्फ आपने अगर वो लुकअप टेबल डाल दिया, द सीन इज ग्रेडेड। बट बाद में आता है विंडोइंग, हम विंडोज से कलर पुल करते हैं, ये सब चीज़ें बाद में मास्टरिंग में आती है, जब हर एक चीज़ को और डिटेल में करते हो। वो कुछ सुबह शूट करते हैं और उसको नाइट सीन बनाते हैं, और फिर वो मतलब गाड़ी के हेडलाइट्स को भी हाँ मतलब अभी दैट इज लाइक अ बजट थिंग, अगर सुबह शूट नहीं, बट काफ़ी बड़े प्रोडक्शंस यूज़ कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से सुबह शूट, जो भी सुबह शूट और नाइट किया है ना, उसके अंदर एक बहुत बहुत चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आती है जो ऑन सेट होती है, कि हमें हार्श लाइट से बचना है, काफ़ी चीज़ें, जैसे कि अगर एकदम ही दिन हो लाइक दोपहर, तो वो होना मतलब वो होगा, हाँ, लेकिन वो अजीब वेरी लगेगा, अनरियलिस्टिक। जैसे कि अभी एक मूवी आया था नोप, तो नोप में ना काफ़ी आप एक्चुअली उस पर स्टडी कीजिए। नोप के जो सिनेमाटोग्राफर है, तो उन्होंने ऐसा किया था कि सारे सीक्वेंस डे में शूट किए थे, बट IMAX पे शूट हुआ था, फिल्म पे शूट हुआ था, वो सेंट्रल स्कैनर पे डिजिटाइजेशन बाद में हुआ है। बट उन्होंने एक इंफ्रारेड कैमरा भी यूज़ किया था कि इंफ्रारेड इंफॉर्मेशन रखे, और वो सीन को उन्होंने नाइट में कन्वर्ट किया था, और क्लाउड्स और स्काई अलग से किया था। सो उनकी जो नोप में मैंने रात देखी है ना, अभी तक की सबसे स्वीटेस्ट परफेक्ट नाइट सीन देखे, मतलब ये मूवी जो सुबह शूट करके भी उन्होंने, तो उन्होंने जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज करके उसका डेटा यूज किया, दैट इज समथिंग एल्स। और ये लोग एक्चुअली इन्वेंशन लेवल पे काम कर रहे हैं कि कुछ अलग करना है, कुछ अल्ट्रा लेवल पे करना है, ऐसा है उनका। सो मैं वही बोलता हूँ, हर एक चीज़ में वैसे टेक्नीशियन हो तो सब पॉसिबल है, डे में भी करके आप कर सकते हो, बट अगेन यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग, वो वाला जो पॉइंट है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग अभी अवतार के लिए भी उन्होंने सोनी के साथ मिलकर कैमरा बनाया। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ पैसा देखते हैं या बिजनेस ही सिर्फ देखते हैं, या क्या मतलब इतना एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं होता? सो बेसिकली फिल्म मेकर्स इंडिया में, मुझे भी एक क्वेश्चन था कि हमारे इधर ट्रायल एरर वाला फंडा बहुत कम है। बट बाद में मैं स्टडी कर रहा था ना, इट्स नॉट अबाउट, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबको बोलना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द आर्टिस्ट ओनली, उन पे ही नहीं डिपेंड है, ये लोगों पे भी डिपेंड है कि लोग क्या कंज्यूम करना चाहते हैं। सो ये बिजनेस है, ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्शन, उनको तो बिजनेस करना है, नहीं तो वो रन ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो तो है, एक्टर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पे है, एक्टर्स को भी अगर हायर करना है काफ़ी ज़्यादा पे, तो प्रोडक्शन टाइट होता ही है। और लोगों को क्या चाहिए ना, उतना अगर मिल रहा है, तो यहाँ के फिल्म मेकर्स एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाते, जैसे जो चल रहा है वही चलाते। एग्जैक्टली, जैसे कि मैं अभी साउथ इंडस्ट्री के कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था, एड्स कर रहा था, तो मेरी ग्रेडिंग स्टाइल बहुत कॉन्ट्रास्टी है, बट वहाँ पे ऐसा था कि उनके हिसाब से भी मुझे करना पड़ा काम, कि वहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मैंने मेरा टच रखा, तो डायरेक्टर का विजन ये था कि किसी मुंबई के आर्टिस्ट को लेके आओ मैं इस पे, तो उनका एक थोड़ा टच रहे, बट येट मैं ज्यादा छेड़ू नहीं उसको, कि ऑडियंस को एकदम से ऐसा नहीं हो कि ये क्या हो गया, ये कैसे क्यों दिख रहा है। तो ये इंडियन ऑडियंस की मेंटालिटी भी काफ़ी, और अभी जब से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम आ रहा है, हमारे इंडिया में काफ़ी हद तक कंजम्पशन हो रहा है अच्छे हॉलीवुड फिल्म्स एंड वर्ल्ड सिनेमा। हॉलीवुड नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वेस्टर्न कंटेंट अच्छा आ रहा है। एग्जैक्टली, हॉलीवुड फिल्म्स वो एक ही चीज, ऐसा नहीं कि सब कुछ है, इट्स अबाउट वर्ल्ड सिनेमा। वर्ल्ड सिनेमा बहुत प्यारा है, जहाँ पे सब कुछ आ जाता है, नॉट ओनली मूवीज मेड इन US। मैं भी पहले फैसिनेटेड था वहाँ पे, बट नो, बहुत चीजें, साउथ कोरिया भी काफी अच्छा कर रही है इन फिल्म्स, एंड दे आर नैरेटिव ओनली, दे आर डूइंग वेल। तो ऐसी काफी सारे प्रोजेक्ट्स नहीं, सॉरी, मूवीज है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ और लोग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। सो यस, मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ऑडियंस जो ग्रो हो रही है ना, और आई बिलीव इन कमिंग 5 to 10 years ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, और एवरीवन विल बी ऑन अ सिमिलर ग्राउंड। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है स्पर्श श्रीवास्तव, ही लापता लेडीज़ की लीड। हमारा एक ग्रुप है, सो डायरेक्टर थे वहाँ पे, हमारा ये डिस्कशन हो रहा था कि एक कोई भी फिल्म सेट पे आप हो ना, लाइक एक फिल्म करोगे, असिस्ट भी करोगे ना, आपकी पूरी 2 साल का फिल्म मेकिंग का कोर्स हो जाएगा उसमें। सो काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, मतलब ना दिखने में चीज़ अलग होती है, प्रैक्टिकली बहुत अलग होती है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लाइफ जैसा दिखाने का कुछ और है, कर कुछ और, रियल और रियल में फ़र्क है, वो तो है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ कि आप
क्या लर्निंग है, और रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे ना कोई भी चीज़ में, वो आती है, काम भी आता है, आपको रिस्पेक्ट भी आता है, एंड यू गेट बेटर एट इट एवरी टाइम। मतलब एक प्रोजेक्ट में हर बार एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नया सीखने भी मिलता है, और एग्जैक्टली वो अप्लाई करते हो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। अब होते जा रहा है आपका। तो ये हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन है कि मैंने सबसे जिनका ये फील्ड में आ रहा है ये चीज़, वो मैं पूछ रहा हूँ कि एआई का कुछ इफेक्ट हो रहा है? बहुत ज़्यादा, मुझे तो डर लगता है ये ऐसे ब्रो, बट अभी मेरे इनसाइडर्स है, काफ़ी चीज़ें है। एक कम्युनिटी इवेंट हुआ था, सारे फिल्म मेकर्स एक साथ आए थे, तभी ना हमारी ये डिस्कशन हुई। मैं तो कंसर्न लेके गया था, बट आई वॉज हैप्पी विद द कंसर्न। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैं ये बोल रहा था कि आजकल सोरा जैसे ऐप्स है, काफ़ी सारे, कोक जैसे कि कोक ने एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज की जहाँ पे वो सिर्फ पूरी एआई पे बनी थी। अच्छा। तो मैं वही सोच रहा था, ये तो सारे जॉब छीन रहा है। ऑलरेडी देयर आर मेनी पीपल जो स्क्रिप्ट वाले हैं, या फिर राइटर्स है, कॉपी राइटर्स है, बहुत सारे लोगों का स्ट्राइक भी किया था यूएस राइटर्स लोगों ने। बट एआई को ना हम लोग ने तभी एक अलग वे में देखा। जब हम कम्युनिटी में बैठे थे ना, तभी हम लोग ने ये सोचा कि एआई तो आएगा, बट आप ये सोचो, पॉजिटिव वे में सोचो कि एआई आपको हेल्प करेगा, एआई आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमंस के अलावा लाइक पॉसिबल ही नहीं है कुछ चीजें। वो ह्यूमन टच के लिए ह्यूमन लगेंगे। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई लेमैन है, उसको कुछ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल एक एड बनाना है या फिर एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, कलरिंग का आइडिया, सिनेमेटोग्राफी का आइडिया उसको उतना नहीं होता है, तो ही डोंट नो। उसने प्रॉम्प्ट भी किया कि ये शॉट डालो, ये ऐसा ऐसा होगा, बट उसको एग्जैक्टली नहीं पता क्या शॉट होना चाहिए। तो एक सिनेमेटोग्राफर या फिर एक कलरिस्ट या फिर एक डायरेक्टर को पता होता है कि मुझे क्या विजन चाहिए, तो वो एआई की हेल्प से निकाल लेगा। सो किसी का जॉब नहीं जा रहा है यहाँ पे, मतलब डायरेक्टर या फिर डीओपी टाइप कर मैं प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। एग्जैक्टली हमें जैसा विजन बनाएंगे। है। हाँ। उल्टा ये जो प्रैक्टिकल वर्क होने वाला है ना, कि अभी इतने बड़े कैमरा सेट पे लाओ, इतना बड़ा, मतलब वो डिफिकल्टी, जो पेन है, हम लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, एक नैरेटिव दिखा रहे हैं, और वो नैरेटिव दिखाने के लिए इतना तामझाम, तो वो कम हो रहा है। ये हमारा कन्वर्सेशन हुआ तभी, और इसी चीज को लेके एडिटर से लेके कलरिस्ट से लेके सिनेमाटोग्राफी डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, सबको वही है कि हम डिजाइन करेंगे उसको। एक आर्ट डायरेक्टर ऑन बोर्ड आएगा, वो बोलेगा मुझे बैकग्राउंड में ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो इमेजिन जो कर रहा है वो सीधा आ रहा है उसको। ये नहीं कि उसको 10 लोग लो और कारपेंटर टीम लो, ये लो, हाँ, वो नहीं है। और बहुत से वेरिएशंस भी मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे तो। एग्जैक्टली। सो आर्ट इज बिकमिंग ईजी, जैसे कि हम, और उसके साथ हमें चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज हम डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। लाइक 20 साल पहले फिल्म हुआ करती थी, ऐसा नहीं बोल रहा कि बड़े फिल्म भी अभी तक फिल्म पे हो रहे, और वो उसका एसेंस अभी तक है। ऐसा नहीं कि फिल्म पूरी मर गई है। अभी भी आज अब जाओगे फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे तो वही बोलते हैं कि यार मुझे फिल्म लुक चाहिए, अभी तक वो हो रहा है। तो अगर ये चीज आगे के 20-10 साल बाद, मुझे लगता है कि ये चीज पूरे प्रोसेस को एलिमिनेट करके और इजी कर देगी। बट ऐसा नहीं कि ये चीज मरने वाली है कभी। हाँ, वो तो है। ये वो चीज के लिए एंसेस्टर्स, पूरा उसके एंसेस्टर्स, या फिर ऐसा होगा कि जो स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए ये स्केच करो, उसके जगह पे प्रॉम्प्ट दे दो, आपको शॉट मिल रहा है या फ्रेम मिल रही है कि ये ऐसा तो हम लोग करेंगे। तो वो इजी होगा शायद, उस हिसाब से एआई हेल्प कर सकता है। इट विल डेवलप, बिकॉज जो चीज होनी है उसको हम रोक नहीं सकते फॉर श्योर। ये सारी चीजें, मतलब मेरे हिसाब से एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बट कभी कभी हम एक नए जनरेशन में जंप के लिए डरते हैं। बट ये टाइम पे मैं बिलीव करता हूँ, लेट्स टॉक आउट विद द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी है, ये सब चीजों में, तो ये सब मोटिवेशन उनसे मिलता है कि नहीं यार, दिस विल हेल्प यू, यूज एआई एज अ टूल। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि ये चीज भी हो रही है कि सब बैठ के ये प्रॉम्प्ट देगा, तो मैंने सोचा कि अरे हाँ ये भी हो सकता है। नहीं तो मेरे मन में था कि अरे एआई तो सबकी जॉब खाने वाला ही, बराबर बेसिकली। तो अगर बात करोगे तो ही समझ में आएगा। एग्जैक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, ऑलवेज भी पॉजिटिव, सबको लेके पॉजिटिव ही चलो, कुछ ना कुछ उससे बेटर ही होता है। अगर मैं बैठूं ऐसे सर मार के, तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करना बंद करूंगा। मैं सोचूंगा यार नहीं यार, अभी तो ये गया जॉब, डीआई का जॉब गया, अभी मैं क्या फायदा करके, और मैं बैठा रहूंगा। फिर 5 साल बाद देखूंगा मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करके हम शायद ऐसे पोजीशन पे होंगे इन कमिंग ईयर
कि किसी सोचा को भी नहीं होगा। सोचा भी नहीं हुआ, बिकॉज ये अभी AI जो है दैट इज अ रिवोल्यूशनरी थिंग, और हम उसके फर्स्ट हैंड्स है। फर्स्ट हैंड्स मतलब लिजिट हम पहले लोग हैं जो हम लोग बात करते थे ना कि फिल्म से जो पहले लोग डिजिटल पे आए, हाँ, वैसे हमारा वैसे ही ये है बराबर। एरा जो चल रहा है वो हमारा एरा है जो हम उसको चेंज कर रहे हैं। VFX का भी जैसे चार्ली चैपलिन में वो लोग कार्डबोर्ड के सेट्स बना के वो एंगल से वो VFX करते थे, तब तो वो कंप्यूटर वगैरह वैसा नहीं था। नहीं था, राइट। अभी चेंज हो रहा है, वैसे ही सब यस चीजें है। सो मैं वही सोचता हूँ कि AI काफ़ी हद बाद, लाइक अभी जैसे सोरा है कि वो पूरा वीडियो बना रहा है, डाविंची, प्रीमियर प्रो, एडोब, ये सारे जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आई एम श्योर कि ये लोग AI को काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस करेंगे अगले। शायद सस्ता भी होगा, मतलब अभी एक अगर वायर मतलब रिमूवल हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है, मतलब जो वायर्स रहते हैं वो रिमूव हो रहे हैं, हाँ तो अगर एक फ्रेम का वो लोग जितना भी चार्ज करते हैं तो वो कर दे, लेकिन अगर AI से आप एक क्लिक पे अगर जा रहे हैं एग्जैक्टली तो उसका बजट भी कम होगा, ताकि और क्या बोलते हैं उसमें और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फिल्म्स में, ऐसा मुझे लगता है। अभी पता नहीं, चीज टाइम को बचा रही है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और एफर्ट्स जैसे कि रोटोस्कोपिंग इतना ज्यादा पेनफुल है कि मैं मतलब किसी को देखता हूँ ये बंदा रोटो करने वाले, उसको देख के मेरे को मतलब ऐसा लगता है भाई रिस्पेक्ट यू भाई, ये बहुत मतलब बैकबोन टूट जाता है रोटो करते करते। क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था जब VFX, हमें तो रोटो ही करवाते थे, जो यूजलेस चीज है। मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि यूजलेस एज इन वैसे नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी अगर वैसा नहीं है मेरा बोलना है, बट आर्ट को इम्प्रूव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सब चीजें है ना, ये जो गधा मजदूरी बोलते हैं हमें, ये एलिमिनेट होगी, टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है वैसे एलिमिनेट होगी, तो ये सब चीजें काफी प्यारी चीजें हैं। लेकिन जो रोटो लेता है एज अ स्पेशलाइजेशन उसको मानना पड़ेगा, यस वो भगवान ही है। रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट है। पेनफुल जॉब है वो, काफी क्रिएटिव, और एक भी जॉइंट्स इधर का उधर हो गया खत्म। एंड इट्स वेरी सैड कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रोटो इंडिया में होता है। हाँ, बड़े से बड़े ट्रांसफॉर्मर जैसे मूवीज का भी रोटो यहाँ हुआ है। बाहर के काम भी यहाँ पे आते हैं। यस बिकॉज 2-3 चीजों की वजह से मैन पावर, लेबर भी सस्ता है वहाँ पे। आर्टिस्ट सिंपली बजट्स आर गोइंग वे अप, तो वो वैसा है। इट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है, जो कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे करो, वो सेम चीज रोटो के साथ है, दैट्स लाइक दैट। लेकिन वो होगा शायद AI की वजह से चेंज होगा कि एक क्लिक पे शायद हो सकता है, हमें पता कुछ भी नहीं पता। अभी ना एक फनी फैक्ट, मतलब 20 साल पहले तो फोन्स ही नहीं थे, 20 साल बाद अगर इतना फोन एडवांस हो सकता है और वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और 20 साल के पहले के 20 साल मतलब 40 इयर्स पहले तभी तो कुछ नहीं हुआ करता था, तभी फोन आने के बाद 40 साल में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लाइक पहले तो प्रोजेक्टर्स भी कितने बड़े बड़े, अभी पॉकेट प्रोजेक्टर्स भी आ रहे हैं, पोर्टेबल कहाँ पे भी लगा हो सकता है। मतलब वही कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी लाइक प्रोसेसिंग कितना आजकल पावरफुल है, कहाँ पे वो बड़े बड़े सिस्टम्स हम लोग बिल्ड करते थे। हाँ, और अभी जाके एक वो मैक मिनी आया छोटा सा ब्रो, मैड पावर, मतलब क्या कर रहे हैं यार, सही चीजें टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीजें मुझे वही बिलीव है कि आगे के 20 साल में जो अभी तक डेवलपमेंट हुई उससे मल्टीप्लाई होने वाली है, और डेवलपमेंट मल्टीप्लाई होगी। तो मे बी फॉर आर्टिस्ट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं तो ये बोलूंगा और बेटर है आर्टिस्ट, बेटर है बराबर। स्क्रिप्ट राइटर्स, मतलब लोग है ना, काम करने से ज्यादा आर्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, मोर ओवर थॉट के साथ, बिकॉज थॉट AI अभी तक नहीं ला सकता, एक स्टोरी नहीं ला सकता कोई स्क्रिप्ट राइटर। हम जो एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, ह्यूमन टच, बेसिकली ह्यूमन टच, वो हो ही नहीं सकता है। आप अगर ना ChatGPT यूज करोगे, मैं ना स्क्रिप्ट करता था तभी सोचता था कि ये ChatGPT में इसका अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट डाल के देखते कैसा लगेगा। तो ChatGPT में जो इंग्लिश है, जो ग्रामर है, जो फ्रेजेस है, वो काफी रोबोटिक लगते हैं, उसमें कुछ एक कमी है, वो फील होता है मुझे हर बार जब भी मतलब कोई भी मुझे मैसेज करता है ना, मतलब इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर कुछ भी लेटर हेड, ईमेल, मुझे समझ में आता है कि ये ChatGPT पे है या नहीं है। वो एक बेसिक हिंट समझ में आता है, बिकॉज यूजुअली ऐसे वर्ड्स हेवी वर्ड्स करके लेते हैं, नॉट ओनली हेवी बट उसका स्ट्रक्चर ही काफी अलग हो जाता है। सो ये थोड़ा रोबोटिक साउंड करता है वो स्क्रिप्ट फॉर अ रीजन। मे बी किसी का उतना अच्छा हो भी सकता है इंग्लिश, ऐसा नहीं है, बट वो एरर्स होने चाहिए माइक्रो लेवल पे, नॉट लाइक बड़े एरर्स। फॉर्मल है तो प्रॉपर होगा ही,
बट एरर जरूरी है ह्यूमन टच वाले। तो वही अभी देखेंगे आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। डेफिनेटली हम ये चीज 10 साल बाद देखेंगे फिर से ये पॉडकास्ट देखेंगे और बाद में उसके ऊपर बात करेंगे कि फ्यूचर में कि क्या हुआ और क्या सोच रहे थे हम अभी। तो वही, तो अभी ये जानना है कि जैसे हम लोग चल रहे थे लेकिन थोड़ा सा टॉपिक दूसरी जगह पे गया बेसिकली, होना ही है ये। हाँ, तो सीजी और सीसी में क्या मतलब फर्क क्या है? सीजी कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन। सो बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंटरनेट वाला क्वेश्चन नहीं अवॉइड कर रहा हूँ मैं देने, बिकॉज ये काफी चीज मिल रहा है इंटरनेट पे मिल रहा है। बट बेसिक टर्म में वही है कि कलर करेक्शन वही है, जैसे मैंने पहले बोला कि D65 बैलेंस करना है, सब चीज को बैलेंस करना है। बराबर। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग अ कैनवास। हम लोग एक पेंट बनाने के पहले एक कोट मारते कि कैनवास इज रेडी, दैट इज कलर करेक्शन। लोग समझते कि कलर करेक्शन करके हो गया, नो, वो वैसा नहीं है। रेक 709 नहीं करना है। कैनवास रेडी हुआ, अभी ग्रेड इज अ वेरी आर्टिस्टिक थिंग। अभी वो जो कैनवास रेडी हुआ, अभी उस पे पेंटिंग क्या करना है, दैट इज कलर स्कीम और ये सब। या अभी वो थॉट प्रोसेस मूवी को लेके हमने क्या सोची थी, ओवरऑल जब हमने स्टार्ट किया था उसको लेके क्या सोची थी, उस सब चीज का मिक्सचर लेके यू आर ट्राइंग अ पेंट। मतलब वो इमोशंस दिखाने, वो सीन में डार्कनेस कितना है, म्यूटेड टोन्स कितने हैं, ये सब चीजें इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज अ वे मोर देन व्हाट वी थिंक एक्चुअली। ग्रेडिंग कलर्स, ये थियरी जो है ना, मतलब बहुत बहुत सही है, बहुत डेप्थ में। और ये हमें ना काफी हद तक, आप जब रेनेसांस में जाओगे ना तो ये पेंटर्स में दिखेगी। आप अगर पुरानी पेंटिंग्स, कोई भी रोमन पेंटिंग्स देखोगे ना, उसमें जो कलर पैलेट है वो काफी ड्रामेटिक है, कोई पॉपी कलर्स नहीं। और हर एक पेंटर का हर एक कलर पैलेट होता है जो अपने इमोशंस बताना चाहता है। बिकॉज बहुत सारे रिसेंट फिल्म्स, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट इंस्पायर हुए उनको लेके, उनके पेंटिंग्स के कलर्स को लेके। सो ग्रेडिंग इज दैट। ग्रेडिंग इज लाइक यू आर ग्रेडिंग। पहले ग्रेडिंग का नाम ऐसा पड़ा कि फिल्म जब नेगेटिव बनता था, केमिकल होता था, तो वो एसिड में डुबा के दे यूज्ड टू ब्रिंग आउट द कलर्स। एक टाइप का वो CMYK वाला प्रोसेस होता था। अच्छा। मतलब उन पे फिल्म्स पे काफी सारे केमिकल प्रोसेसिंग होके एक फिल्म का कलर निकलता था, तभी कंट्रोल नहीं होता था। बट नाउ टुडे सॉफ्टवेयर, आपके पास वो काफी हद तक ऑप्शन है टू ग्रेड। लाइक ये कलर मुझे यहाँ चाहिए, ये कलर मुझे यहाँ चाहिए, वो मास्क करके वो चीज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो एक पेंटिंग जैसा हो गया। लाइट काफी हद तक मैटर करती है। जैसे कि मैं अभी मेरे रूम में भी बैठता हूँ तो सारे लोग पूछते हैं कि सर्टेन टाइप ऑफ लाइट, यहाँ पे वार्म लाइट क्यों नहीं लगा है भाई, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। तो ये सब मेरे को बहुत लोग पूछते हैं जब स्टूडियो विजिट कर, और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स पूछते हैं भाई। मतलब मुझे ये बताना था कि इट्स नॉट ओनली जस्ट मैं ग्रेड कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन बहुत एक्यूरेट है, बट ये भी होता है एनवायरनमेंट में कौन सा लाइट है। क्योंकि एनवायरनमेंट पे भी जो मेरे लाइट्स लगे, दैट इज ऑल्सो कैलिब्रेटेड टू D65। अगर मैं आपको 2 सिनेरियोज बताता हूँ। अगर मैं एक ग्रेड कर रहा हूँ शॉट, और वो शॉट काफी हद तक वार्म है यहाँ पे बैठे, बिकॉज हम लोग वो ब्लू लाइट में देख रहे हैं, हमारी आई दोनों, हमारे पेरिफेरल विजन में काफी सारा वार्म एटमॉस्फेयर है, और हम जिस विजन को देख रहे हैं दैट इज प्रिटी मच ब्लू। तो वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, तो आंखों को लगता है ये ब्लू ज्यादा हो गया, ज्यादा है। हाँ। और वही मैं डे लाइट में लेके जाऊंगा, अरे ये तो मेरा वार्म थोड़ा कम लग रहा है मुझे, वहां पे अच्छा लग रहा था। कभी कभी आपको ये होता है, होता है कि हर एक जगह, हर एक लाइट के हिसाब से ना, आप जो स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे भी देखते हो ना, कभी कभी किसका कंटेंट बहुत सही लगता है, कभी कभी नॉर्मल लगता है। जो लाइट्स होते हैं ना हम यूज करते हैं स्टूडियोज में ग्रेड करने के लिए, दैट इज वेरी एक्यूरेटली D65। वाइट पॉइंट बहुत क्लोज टू वाइट रहते, मतलब पर्सपेक्टिव बहुत बायस रहेगा। और कलर्स भी आप ज्यादा पॉपी नहीं देखोगे वॉल्स के, एक तो 18% ग्रे या फिर कंप्लीटली ब्लैक, दोनों में से एक होता है। तो ये सब चीजें मैटर करती है आप जब एक विजन लेके चलते हो, बिकॉज हमारे परसेप्शन होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आप वो डार्क रूम में बैठ के आपको आई स्ट्रेन, हाँ वही पूछना था कि वो होता है या नहीं होता? यस डेफिनेटली। सो बेसिकली बायोस लाइटिंग होती है, आपके स्क्रीन के पीछे जो लाइट लगाते हैं, वो भी एक मीडिया लाइट करके एक कंपनी है, वो जो एक लाइट बनाती है, तो उससे काफी हद तक स्ट्रेन कम होता है, बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली एलिमिनेट होता है। सो मैं 1 घंटा 45 मिनट्स सेशन करने के बाद थोड़ी देर बाहर घूमता हूँ, या फिर कूलिंग पैड्स लगाता हूँ, या फिर कुछ, तो मतलब लाइक मैं ऐसा नहीं ट्राई करता कि स्ट्रेन करूँ खुद को। तो वो होता है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम
जो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे कैसे फिक्स करूँ, बिकॉज मैं भी अपने लर्निंग कर्व पे हूँ जहाँ पे मुझे काफ़ी काम करना है बट एफिशिएंटली करना है। सो वो एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके तो मेन आंखें ही है। आंखें है, एग्जैक्टली तो वही अभी द पॉइंट है, सॉरी मैं आपको हाँ, नहीं, एक चीज मुझे बतानी है, सारे ऑडियंसेस को बतानी है कि आप एक रीजन के वैसे एक कलरिस्ट का पॉडकास्ट देख रहे हो कि कुछ सीखने मिलेगा, और टेक्निकली हम सिर्फ इनसाइडर की बात हो रही है अभी, कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बता रहा कि ये है वो है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो यही है, आप कोई एक चीज को लेके पकड़ के नहीं बैठ सकते, वो यही किया मतलब वो इससे अच्छा हो जाता है, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ काम के नहीं होते इस फील्ड में। ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस है ना, जो हम जिस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये सारी चीजों को लेके अडेप्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन जिस सॉफ्टवेयर पे हम क्या कर रहे हैं। मैं उसके लिए एक ही रेजोल्यूशन दूंगा, अगर कुछ करना है ये फील्ड में अच्छा करना है ना, तो मैं इतना ही बोलूंगा, वर्ल्ड सिनेमा जितना पॉसिबल है उतने पॉसिबल मूवीज देख सकते हो, तो बिकॉज जितना देखोगे आपको अवेलेबल पता है, पैलेट्स कितने हैं, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ो, कलर थ्योरी तो इजीली हो ही जाता है, वो फील्ड में आप हो तो आप अगर कलरिस्ट वो तो मेन ही देख रहे तो समझ में है, सबको समझ में आता है कि कलर पैलेट होता क्या, हर एक कलर का इमोशन क्या, वो बेसिक हो गया। बट द मोर वी वॉच फिल्म्स, हम ज्यादा देखते हैं ना, तो काफी हद तक हमें वहाँ पे ज्यादा लर्निंग कर, बिकॉज हमें सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में कुछ तो फीड हो जाता है कि हाँ ये देखा था हाँ। भले आपको करते वक्त याद नहीं रहेगा, बट आपको लगता है अरे मैं इसको यहाँ ट्विक कर रहा हूँ, ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगने का रीजन है क्योंकि आपने ये चीज कहा देखी थी और वो आपको अच्छी लगी थी किसी फिल्म में या फिर किसी एड में। तो मेकिंग मेरे हिसाब से इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस, ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, वो ये मेन है। हाँ, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। काफी हद तक लोग, मतलब इंडिया के लोग, बाहर के लोग, वर्ल्ड सिनेमा के लोग, बहुत प्यारा कंटेंट है। इंस्टाग्राम को इस चीज में हम काफी अच्छे लेवल पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज काफी नए कलरिस्ट, काफी लोग इंस्टाग्राम पे है, और मैं उनको सेव करता हूँ मेरे सेव फोल्डर में। मतलब जो भी मुझे ऐसे इंस्पायरिंग लगा, और कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, तो मैं मेरा सेव प्रोफाइल ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि कोई ये यूज हो सकता है, मैच हो रहा है क्या, मैं कहाँ लेके जाता हूँ। बिकॉज हम भी ह्यूमंस है, हम भी एक चीज पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थॉट को यूज करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट आने के बाद, कि यार नहीं मैं इतना ही सोचूंगा, बट वो वास्ट करने के लिए ना आपको रेफरेंस थोड़ा सा इंस्पिरेशन तो लेना ही पड़ता है। इंस्पिरेशन थोड़ा नहीं, मैं तो बोलता हूँ काफी लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेना पड़ता है, तब जाके कुछ आप क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज विजन के पास जाने के लिए यू नीड अ सपोर्ट, और ये जो दूसरे लोगों के काम होते हैं ना, ये हमारे सपोर्ट होते हैं कि किसी ने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया, ये कैसा लग सकता है, ये कैसा लग सकता है, तो आप ब्लेंड कर सकते हो दोनों को। ये बहुत कॉमन चीज है, ये तो होते आ रही है, हेल्प भी करता है आपको एग्जैक्टली बेटर करने में। जैसे आपने भी एक चीज बोली अबाउट स्ट्रेन, आई स्ट्रेन के बारे में, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये फील्ड में। काफी कलरिस्ट या फिर कोई भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल इसके बारे में नहीं बोलेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2 साल पहले आई वॉज नॉट वर्किंग आउट, मेरा कुछ इतना ज़्यादा, मतलब मैं शूट करता था, फिर घर पे मूवीज देखना, वो भी बैठ के, एडिट करना है वो भी बैठ के, सिर्फ खड़ा रहना और बैठना है, उतना ही है। सो देयर वाज नो फिजिकल वर्कआउट। और मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि मुझे आर्ट ब्लॉक्स आते थे, कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बहुत सारे आर्ट ब्लॉक्स आते थे। उसके बाद मैंने ये भी सोचा मेरी फिजिकली हेल्थ भी काफ़ी, मतलब हद तक ख़राब हो गई है अभी। आई एम नॉट फीलिंग दैट फिट। मैं ट्रैक के लिए, जब बारिश होती थी ट्रैक के लिए जाता था, मैं चढ़ नहीं पाता, मैं हाफते रहता था। तो ये सब चीज़ें मुझे बाद में नोटिस हुई कि मेरे फील्ड पे, कलर ग्रेडिंग या फिर सिनेमाटोग्राफी पे बहुत अफेक्ट भी कर रही है इन अ वे। तो ये मुझे नोटिस हुआ, मैंने ट्राई किया कि फिटनेस धीरे धीरे इन्वॉल्व करूँ मेरे रूटीन में, और मैं करता गया। देन आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग आउट, जिम्स जाने स्टार्ट किए, साइकिलिंग स्टार्ट किया। साइकिलिंग वॉज डेफिनेटली अ बेस्ट स्पोर्ट्स, बिकॉज स्ट्रेस भी कम था, रिलैक्सेशन भी ज़्यादा अच्छी थी, और फिटनेस लेवल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट दिया। देन मैं अभी जब देख रहा हूँ ना, लाइक 1 ईयर पहले से, तो ये काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी। लाइक मेरा माइंड फ्रेश है, मुझे स्ट्रेन मेरा जा रहा है, मेरा मेंटल हेल्थ इज गेटिंग बेटर। तो ये फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मतलब बोल नहीं पाऊंगा, इतना इम्प्रूवमेंट मुझे मूवीज देखने से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे फिटनेस ने दिया।
क्योंकि वो माइंड फ्रेश होना, ज्यादा देर तक काम कर सकता हूँ अभी मैं। ये तो पहले मैं बोर होता था, लाइक 30 मिनट सेशन, चलो छोड़ो बाद में करेंगे, बट आजकल तो मैं 1.5 घंटा बैठता हूँ, मेरे को अरे वो 1.5 घंटा हो गया मैं बैठा हूँ। आई मीन यू आर गिविंग योर बॉडी रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है, तब जाके आपकी बॉडी भी सपोर्ट कर रही है आपको। बिकॉज हमारे पास अभी मोस्टली पीपल आर गेटिंग स्पेक्स, मायोपिया होता है सबको, नियर साइटनेस या फिर फार साइटनेस, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये काफी हद तक हम क्लोज पे फोकस कर रहे हैं, इसके लिए होते हैं, मतलब ज्यादा दूर का देखते नहीं। तो ये जो स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, हम दूर से देखते हैं बड़ा, मतलब तभी वो एक्सरसाइज होता है आंखों का, बराबर, यू आर लुकिंग फार अवे, बड़े लैंडस्केप्स देख रहे हो, क्योंकि पूरे दिन आप कंप्यूटर पे भी नजदीक से देख रहे हो, फोन पे भी नजदीक से देख रहे हो, तो और आप यूजुअली आजकल किसी का भी एवरेज स्क्रीन टाइम देखोगे, किसी का 5-6-7 घंटे के बीच में रहेगा, इट्स लाइक उससे कम होता ही नहीं है, बिकॉज इट्स कैप्चरिंग, स्क्रीन ये सब चीजें बहुत कैप्चर कर रही है। और ये चीजें ऑफकोर्स थोड़े साल बाद ये इवॉल्व भी होगा, ह्यूमन की बॉडी बन जाएगी वैसे, बट हम जो अभी रिवोल्यूशनरी चेंजेस में ना, उनको ज्यादा तकलीफ होती प्रॉब्लम होगा, बराबर। तो वो है, मतलब एक बंदा जिसको एसी की आदत नहीं है, वो सो लेता है गर्मी में भी, बट जिसको आदत है उसको प्रॉब्लम है। और हम जो ये ट्रांजिशन है ना, होने वाले लोग जो एक बार गर्मी में सो के फिर ठंड में सोएंगे तो ठंड लगेगी, तो ये ट्रांजिशन जैसी चीजें है, वो बाद की जनरेशन को कुछ नहीं होगा। आजकल तो मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे भी फोन यूज कर रहे हैं, शायद उनके मिड 30s में या मिड 20s में वो तो उनको अडेप्टेशन हो जाएगा। हाँ वो तो है। अभी जैसे कि छोटे बच्चों का टॉपिक निकला, तो हम लोग उस दिन बैठे थे, छोटा बच्चा था, तो ठंड थी, हमारे यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है, तो फिर भी अरे गर्म हो रहा है, फैन लगाओ, सबको ठंड लग रही है, इसको फैन चाहिए, या फिर मैं बोलते हैं एसी के सिवाय सोता ही नहीं है, छोटा बच्चा। तो वो भी अभी शायद हमारे इधर एक मिथ भी है, एक मिथ भी है कि कोई भी चीज में, ये ऑफ टॉपिक है बट बताना चाहता हूँ, ये सब चीजों में है इसीलिए। हाँ बेसिकली सबसे नॉलेज मिल रहा है, वही या ये कैलकुलेटिव है ना, सब चीजें कैलकुलेट होके, एक्सपीरियंस से ही बात ऐड होके फिर हमें एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम अप्लाई करते हैं अपने आर्ट में। तो वही है कि काफी बड़ा मिथ है कि लोग बोलते हैं कि आप ठंड में रह रहे हो, एसी में रह रहे हो, आदत बुरी होती है, बॉडी को ये होता है वो होता है। टेक्निकली मैं ये बोल रहा हूँ, ये एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है, इसमें बुरा या अच्छा नहीं है, इट्स एन एडेप्टेशन जो हमारे बॉडी के साथ धीरे धीरे होते जाते हैं। वो अगर बच्चा जो आप बोल रहे थे वो एसी में ही सो रहा है, तो उसको बॉडी अडेप्ट होगी, जनरेट ज्यादा करेगी बॉडी। क्यों? क्योंकि वो ठंडे एनवायरनमेंट में तो बॉडी ज्यादा हीट जनरेट करेगी, बराबर। इसके लिए वो जब हीटी एनवायरनमेंट, नॉर्मल एनवायरनमेंट में आता है, उसकी बॉडी नॉर्मल से ज्यादा गर्म रिएक्ट हो रही है। तो ये सब चीजें साइंटिफिकली, सब चीजों को सोचना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे फील्ड में वो साइंस का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है, काफ़ी हद तक साइंस का इन्वॉल्वमेंट है। तो बराबर, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हुआ, हाँ, लेकिन ये तो मेन ही है, क्योंकि आंखें तो मेन है, तो अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आप क्या बनोगे ना, एग्जैक्टली। तो वही, तो ये भले ऑफ टॉपिक था, लेकिन ये मेन चीज़ें है, इम्पोर्टेंट है, ताकि लोग फिटनेस पे भी ध्यान देने चाहिए। ये सारी चीजें, वही तो प्रॉब्लम आके रुक जाता है। मैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, लोगों को ऑन पॉइंट आना है, बट लोग ये नहीं समझते। कोई भी प्रोफेशनल सेमिनार्स भी आप अटेंड करोगे ना, वो ऑन पॉइंट से ज्यादा ऑफ पॉइंट बोलते, जहाँ पे बैकग्राउंड में चीजें क्या अफेक्ट कर रही है, ताकि वो जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आए कि ये फील्ड में ऐसा भी होता है। Exactly. तो पहले से तैयारी करके रखें ऐसा। हाँ, तो यही अभी हमारा तो ये हुआ डिस्कशन, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ इस फील्ड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अगर रहेंगे तो, अगर कोई भी एक फील्ड को इतना ज्यादा मतलब चाहता है, मतलब ही लाइक्स दैट फील्ड, तो मोस्टली डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं, बट स्टिल आई विल से जो मैंने तो डिसएडवांटेजेस तो वही हुए कि आपके आंखों का मतलब प्रॉब्लम होगा और ये सब। हाँ, तो मतलब प्रोज ऐसे है, सबसे बड़ा प्रो उनके लिए बोलूंगा जिनको ये फील्ड अच्छी लगती है, इट हैज अ सैटिस्फैक्शन। जो मतलब जॉब भी कर रहे हो आप, तो वो सैटिस्फैक्शन आप जिस कर रहे हो कि कर रहे हो, मेरा काम दिख रहा है, और वो रहेगा, और मरने के बाद भी दिखने वाला है। यहाँ काम अपना बनते जा रहा है और वो रह रहा है, वो सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो बहुत प्यारा है। मतलब बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म, मरने के बाद भी निकले, अरे ये एक था कलरिस्ट, एक मेमोरी का काम है। एग्जैक्टली। तो लोग उससे सीखेंगे कि अरे इसने क्या काम किया, इसका प्रोसेस देखो क्या था। यस एग्जैक्टली। बेसिकली मेरा टैटू है, सो ये टैटू भी वही मीन करता है कि मैंने ना इमोशंस और मेमोरीज को कट किया, और फिल्म पे ऐसा एक लाइन नहीं है मेरा। तो टैटू का मीनिंग वही है कि हमारे इमोशंस और मेमोरीज
कट एज इन वी आर डेड, जो सिर्फ रहने वाली चीज है हमारी फिल्म्स है जो पीछे रहेगी इवन इफ यू आर नॉट देयर। तो आपने जो ये पॉइंट बोला काफी हद तक एक बड़ा सेटिस्फैक्शन वाला फैक्टर होता है ना ये फील्ड में, दैट इज देयर। और सबसे इसमें हम लोग थैंक करना चाहिए अपना यूट्यूब का, मतलब कहीं पे नहीं आ रहे तो हम लोग यूट्यूब पे हमारे ओवरऑल इंटरनेट ही बोलता हूँ मैं, बिकॉज ये इंटरनेट ऐसी चीज है ना, यूट्यूब डेफिनेटली बहुत सारी मैंने स्टार्ट तो यूट्यूब पे ही किया, बट अभी मैं अटक जाता हूँ बिकॉज यूट्यूब पे प्रोफेशनली सेमिनार्स वाले कोई सेशंस नहीं होते तो वो है, बट या स्टार्टिंग के लिए यूट्यूब आपको बहुत हद तक कवर कर लेता है। और पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी अच्छा है, एग्जैक्टली वहाँ पे अपलोड करते रहो और किसी को लिंक भेजो वो देखेगा। एग्जैक्टली तो वो एक अच्छा है यूट्यूब। बट मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ, आप अगर कलरिस्ट, कोई भी कलरिस्ट है और अच्छे खासे लेवल पे कर रहा है, आई प्रेफर कि यूट्यूब के अलावा ही कैन यूज विमियो, बिकॉज कलर्स की काफी हद तक डिटेल्स आर प्रिजर्व्ड इन दैट। अच्छा, सो विमियो का वो एक बहुत ज्यादा फायदा है, और इंडस्ट्री में आप जाओगे तो एक अलग इंप्रेशन होता है, आप किसी को विमियो भेजोगे, विमियो लिंक भेजते हो तो विमियो हैज दैट पॉइंट, भले वो पेड है, आपको कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट दैट इज वर्थ इट इफ यू आर डूइंग इट प्रोफेशनल। हाँ वही तो, अगर आपको कुछ आगे काम, आपको उतना पैसा आगे मिलने वाला है तो अभी इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? इट्स अ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली। सो मैंने भी पहले सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पे थे, बट अभी मैंने निकाल के लाइक स्ट्रिक्टली अभी विमियो पे ही है। बट यूट्यूब आई डेफिनेटली बी वेरी थैंकफुल, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक आज तक मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, नॉट ओनली दिस फील्ड बट उस फील्ड को रिलेटेड जो भी दूसरी चीज़ें हैं ना वो भी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग ऐसा सोचे कि अगर YouTube बंद हो गया तो फिर कितने सारे जॉब्स आई नो दैट इज अ नाइटमेयर, टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा नाइटमेयर है, बिकॉज हम डे टू डे लाइफ में भी एक छोटा सोल्यूशन के लिए यूट्यूब ओपन करते हैं, वही बहुत सी चीजें हैं। काफी हद तक अभी इंस्टाग्राम इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म फॉर पोर्टफोलियो, इजी प्लेटफॉर्म फॉर पोर्टफोलियो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम एक्सेस करना और कनेक्ट करना बहुत ईजी है। सो मेरे रिसेंटली वर्क्स आर लाइक आई एम गेटिंग पेड क्लाइंट फ्रॉम इंस्टाग्राम ओनली काफी हद तक। सो अच्छे से प्रोफाइल बनाना, उसको प्रॉपर वे में आप मतलब कलर पैलेट कलर के हिसाब से अच्छे से अगर थोड़ा सा फोकस करोगे ना एंड उसको थोड़ा बहुत प्रमोट करोगे तो अच्छा खासा ऑडियंस के थ्रू आप काम भी ले सकते हो। सो दैट इज अ गुड हेल्प टू इनिशिएट योर थिंग। ऑब्वियसली आप कितना भी प्रमोट करो, अगर काम ही अच्छा नहीं है तो आगे वाला बंदा आपको काम देगा नहीं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर कंटेंट, ऑब्वियसली उसको जितना हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट शॉट्स आपके हैं, सबको डाल के यू कैन प्रमोट। So that is a मैं बैक वाला वीडियो देखा था वो मैं वो वीडियो फॉर सम रीजन मुझे पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है, बट या पीपल हैव अप्रिशिएटेड। लेकिन जो वो क्लोजअप्स है वो बहुत अच्छे हैं, उसका लोगो दिख रहा है। राइट वो सभी आर्टिस्ट को रहता है कि अरे ये काम नहीं अच्छा, लेकिन लोगों को पसंद आया। तो नहीं ऐसा है कि कुछ काम मुझे काफी मतलब पता नहीं, बट मुझे मेरे काम अच्छा लगता है। लाइक मैंने अभी एक सीजन ये था म्यूजिकल सीजन था, मार्टी बोट का एक इवेंट था। इवेंट नहीं एक्चुअली, कोक स्टूडियो नहीं होता है वैसा, एक उनका सिमिलर काइंड ऑफ सीजन 1 वाले में एपिसोड्स, मतलब एक म्यूजिक वीडियो जैसा था। तो मैंने एक सॉन्ग ग्रेड किया था उसमें, वो मुझे बहुत सही लगा। मतलब ओवरऑल आई एम सैटिस्फाइड विद द ग्रेड। मोन अमार करके वो सॉन्ग है, तो काफी फोर्ट वाला नहीं ना? नहीं इट्स मोन अमार वो सॉन्ग का नाम है। अच्छा, इट्स आई गेस 4th या 5th एपिसोड। मतलब आपको मैं दिखा दूंगा बाद में फॉर श्योर। तो आपकी म्यूजिक वीडियोस भी बहुत वो बढ़िया है। जो कि वो आपने कुछ आपसे ही सुना था, आपने वो सेट भी कम दिनों में, मतलब वो सेट पूरा सेटअप किया और वो बनाया। हाँ, वो भी एक है मेरा म्यूजिक वीडियो। में ज़्यादा शेयर नहीं करता वो काम, बट मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी स्टिल्स है। मुझे कभी कभी याद भी नहीं होता कि हाँ मैंने किया था, जब स्क्रॉल करता तो भी याद आता है हाँ ये सही है। और मैं खुद के हम अभी जो बात कर रहे थे, मैं सेव्स में जाता हूँ और देखता हूँ दूसरों का काम। ऐसा नहीं कि मैं खुद का भी काम देखता हूँ, वो भी होता है मेरे साथ कि मैं मेरे प्रीवियस वर्क में मैंने क्या किया था वो एक बार ये यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं क्योंकि याद नहीं रहता, ऐसी चीजें होती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है मैंने ये किया है, बट याद नहीं होता कि इसमें क्या करूँ। फिर मुझे मतलब आई एम नॉट गुड विथ मेमोरीज। ऐसा होता ही है जब आप हर एक दिन हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो ये यूजुअल चीज है जो होती है आपके साथ। तो आप अगर जो कलरिस्ट आगे बनना चाह रहा है या जो अभी सीख रहा है, तो उसे ऐसे क्या सजेशन दोगे कि वो
उस करियर में सक्सेसफुल हो करके? मैं वही बोलूँगा कि चूजी बनो, बट बहुत लिमिट में चूजी बनो विद द प्रोजेक्ट्स। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया तो उठा लेंगे, उसको ग्रेड करेंगे, पोर्ट्रे करेंगे। सबको अपने पोर्टफोलियो पे बहुत अच्छा काम दिखाना है, बट वो इजी नहीं होता है। काफी हद तक हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उनसे भी हम सीखते हैं, वहां से कनेक्शन एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, और वहां से कनेक्शन बढ़ सकते हैं, वहां से और अपॉर्चुनिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि और काम आएंगे, शायद उससे आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए। सो किसी प्रोजेक्ट को ना मत बोलो, ट्राई दैट आउट, उससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, वो एक इम्पोर्टेंट। अगर पहले आप पैसा देखोगे तो कुछ नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं तो यही बोलूंगा कि इनिशियली मनी इज अ बिग प्रॉब्लम, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, मैं तो बोलता हूँ पैसा देखो ही मत। अगर आपका घर सेटल्ड है, यू आर लाइक डूइंग वेल, फैमिली का सपोर्ट है, मैं तो बोलता हूँ पैसा देखो ही मत पहले, बिकॉज ये चीजें सबको नहीं मिलती है। दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्ट, ये सबको नहीं मिलती है। आप ट्राई करो मैक्स टू मैक्स, जितना आप आर्ट को दे सकते हो उतना आप दे दो आर्ट, क्योंकि ये सब में नहीं है कि उतने पेशेंस भी होने चाहिए बेसिकली। yes. और ये फील्ड में तो पेशेंस चाहिए ही। yes. और ऐसा नहीं कि मतलब, और फैमिली का आपको सपोर्ट मिल रहा है तो और वो चार चांद लग रहा है। exactly. क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता है कि नहीं, आप इंजीनियरिंग करो, फिर जो करना है वो करो। बहुत से मेरे कॉलेज में ऐसे है कि इंजीनियरिंग करके आए हैं कि फैमिली ने बोला नहीं, पहले इंजीनियरिंग करो, जो भी कुछ है वो करो, और बाद में जो करना है वो पैसा कमा के तुम खुद कर लो। लेकिन उनको ये था कि उनको VFX करना है, लेकिन फैमिली के प्रेशर की वजह से वो हो रहा है। फैमिली, इट्स वेरी यूजुअल कि फैमिली को भी नहीं पता होता है ना इसमें क्या फील्ड है, हमारा कोई उसमें है नहीं, तो हर एक पेरेंट्स को ये है कि मेरा बच्चा सफर नहीं करे। ज्यादा करके फिल्म इंडस्ट्री में, और ज्यादा करके गर्ल्स या फीमेल के लिए ज्यादा थोड़ा सा। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि फीमेल इन क्रिएटिव इंडस्ट्री एज इन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, ये फील्ड में तो बहुत ज़्यादा कम मैंने तो देखा है। मतलब 80% देयर आर मेंस ओनली, बट आई वांट टू चेंज दैट इन अ वे कि मैं अगर किसी के पास ये बातें पहुंच भी रही है ना, तो आई विल डेफिनेटली मोटिवेट कि फीमेल्स को भी ये फील्ड में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सिनेमेटोग्राफी में भी आने चाहिए। बहुत कम, उनका बहुत अलग जेनेटिकली एक ह्यूमन, दो अलग ह्यूमंस है, मतलब लाइक मैन फीमेल में वेरिएशन होता है ना, वो वेरिएशन आना चाहिए। आज काफी हद तक अच्छे फिल्म्स है, लाइक डायरेक्टर लाइक लापता लेडीज एक फीमेल का विजन था, दैट वाज सो वेल। तो ये राजी है, बहुत ब्रेक करना चाहिए। या मैनी फिल्म्स, बट वही है, मैं बोलूंगा कि हर एक टेक्नीशियन एज अ टेक्नीशियन भी होना इम्पोर्टेंट है। हमें जज नहीं करना चाहिए, अरे फीमेल है इनको क्या पता रहेगा टेक्निकल चीजें, ऐसा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ लड़के के मोटर स्किल्स कम होते हैं फीमेल के कंपेयर। हम विजनरी थिंकिंग कर पाते, बट हम टेक्निकली उतने साउंड नहीं होते। हमें फिर से वो चीज के पास जाना पड़ता है, वो रिवाइज करना पड़ता है, और फिर अप्लाई करना पड़ता है। सो फीमेल्स आर जेनेटिक नेचुरली बॉर्न विद दैट एबिलिटी ऑफ मोटर स्किल। आप अगर एक फैक्ट पढ़ोगे ना, तो लैंग्वेजेस सीखने में फीमेल्स आर बेटर देन मेंस। मतलब फीमेल्स का वो है कि वो लैंग्वेजेस काफी अच्छे से मेन से भी ज्यादा फास्ट अडाप्ट करते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स है ना, तो हमें वही है कि ये वेरिएशन आना चाहिए। और वही ना कि डेफिनेटली सी दैट वो होगा, लेकिन क्या है, पेरेंट्स का वैसे थिंकिंग है ना कि अरे फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे, लेकिन लड़का हुआ तो चलो एक थोड़ा सा एक है कि हाँ ठीक है लड़का ही, लड़की होगी तो वो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अभी का नहीं सोच रहे, फ्यूचर का, शादी का, फिर सेटलमेंट का सोच रहे। तो वो शायद अभी चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज हो रहा है बेसिकली, हो रहा है फॉर श्योर। मतलब ना मैं एक यही फैक्ट को लेके बहुत, मतलब हम लोग है ना, अभी आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इट्स 2024, ठीक है, एंड हो रहा है थोड़े दिनों में 2 दिन में खत्म हो रहा है। इट्स गुड टू बी हियर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो या तो ये मैं यहाँ बैठा हूँ आज, और मैं सोच रहा हूँ 10 साल बाद, मुझे पता नहीं कि मैं न्यू ईयर के दिन क्या कर रहा हूँ, और मैं 10 साल बाद सोच के क्यों अभी स्ट्रेस ले रहा हूँ। सो आई एम नॉट लिविंग इन माई प्रेजेंट, आई एम लिविंग इन माई फ्यूचर, जो मुझे खटकती है हर बात। और ये बात ना मुझे डिस्टर्ब कर देती है, मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं कि मेरी एज में वहां तक पहुंचना है, तो अभी तो करना पड़ेगा कुछ भी। आर्ट ब्लॉक लाने के लिए ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये चीज ने मुझे बहुत ज्यादा आर्ट ब्लॉक लाया कि अरे यार वाट लग गई, अभी क्या करूं। मैं तो सोचा था ये एज में मैं यहाँ पहुंचने वाला था, बट वो ऐसा नहीं कि हर एक रिलेट कर सकते नहीं होता है, वो प्रोग्रेस स्टैग्नेंट नहीं होता है। वो
अभी तक इधर ही है, अभी तक इधर है, 1 साल ऐसा कुछ चेंज कर देगा ना, सीधा यहाँ पहुंचा देगा। तो वही चीज है। मैं तो बोलता हूँ प्रेजेंट को लेके अभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ एंड डू गुड, ऑटोमेटिकली ये पाथ्स आपको एक बेटर फ्यूचर को लीड करेंगे। बराबर, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर। सबके अच्छे दिन आते हैं, सबके अच्छे दिन आते हैं और बुरे दिन नहीं आएंगे ना, नहीं है तो अच्छे दिन आना पॉसिबल ही नहीं। हाँ, सो आई प्रे फॉर, यार अभी अच्छा चल रहा है ना, मेरे को डर लगता है अरे यार कुछ बुरा आने वाला है, अभी कुछ बुरा आने वाला है, मेरे को ये फील होता है। बट जब कुछ बुरा होता है ना, तभी ये फील करता हूँ यार कुछ अच्छा आएगा। और वो कॉन्ट्रास्ट होता है ना बुरे अच्छे का, वो आपको अच्छा एक बूस्ट देता है, एक अच्छा मोटिवेशन देता है। बिकॉज बुरे दिन पे आप अगर सोचो कि अच्छा आने वाला है ना, तो ऑटोमेटिकली बुरा टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाता है। बराबर। सो दैट इज अ प्लेसिबो, एटलीस्ट प्लेसिबो लेके तो प्लेसिबो, बट अफेक्ट होता है हमारे मेंटल हेल्थ। उससे चीजें सीखने भी मिलती है कि आगे जाके क्या करना चाहिए क्या नहीं। और हमारी फील्ड, हम सारा टाइम सेट पे होते हैं, कलीग्स के साथ होते हैं, हमारे इस टॉपिक के अलावा हम कुछ बात ही नहीं करते, मतलब फिल्म के अलावा बात ही नहीं करते। और सेट्स पे तो प्रेशर में काम करने से अच्छा अच्छे हार्मनी में काम करेंगे ना, तो बिकॉज व्हाट वी थिंक इज आगे जाके, मैं एक ही चीज मैं फ्यूचर में सोचता हूँ कि आगे जाके मैं जब मेरे पास्ट के बारे में सोचूंगा ना, तो मेरे को अच्छा लगना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग आई सी इन माई फ्यूचर। उसके अलावा मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, मुझे भी नहीं पता। ये फील्ड में रहूंगा नहीं रहूंगा वो भी नहीं पता मुझे। बराबर। तो उससे मतलब वही कि अगर मेरे साथ कोई, अगर बहुत से लोग बैठे हैं और अगर फिल्म्स की बात निकल रही है, तो फिर मैं नॉन स्टॉप चालू हो जाता हूँ। Exactly. अच्छा लगे कि वो फील्ड में है, तो उन लोगों को नहीं पता कुछ चीज़ें, तो हम लोगों को पता है, तो हम लोग शेयर करते हैं, उनको भी पता चलता है अरे हाँ कि फ्लॉप फिल्म को भी उतना ही मेहनत लगता है और हिट फिल्म को भी उतना ही मेहनत लगता है। वो काफी फिल्म मेकर्स ऐसे बैड डिसीजन लेते हैं कि मैं एक फ्लॉप फिल्म क्यों देखने जाऊँ। मैं जैसे कि अभी काफी रिसेंट फिल्म्स आई थी, मैं देखने गया, लाइक मैं नाम नहीं लूंगा अगेन, तो बॉलीवुड फिल्म्स देखने गया बिकॉज आई वांट टू नो कि क्या प्रॉब्लम है, आई वांट टू नो कि विजनरी क्या है। बाद में ना कुछ ऐसी फिल्म है जो हमें फ्लॉप लगती है पर चलती है, और वो क्यों चलती है ना, वो ऑडियंस पे भी काफी डिपेंड है। इंडिया में फिल्म मेकिंग इज वेरी डिपेंडेंट ऑन ऑडियंस। डरते हैं लोग बिकॉज पैसा जा रहा है यार, इट्स नॉट इजी राइट। वो भी जो डालने वाला है उसको पता है, हम तो आर्टिस्ट है, हम तो चॉइस लेके आएंगे, अरे ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अरे ये क्या बना है, पैसा डाल रहा है उसको तो चाहिए रिटर्न्स। वो रिस्क ले रहा है, हम रिस्क नहीं ले रहे, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई भी बंदा हो जो भी फिल्म बना रहा है, दैट इज एक्सपेरिमेंट ओनली। कितना भी एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस लेके भी आया, उसके लिए भी वो एक नई चीज ही है। बराबर, सिमिलर चीज की नहीं थी कभी, तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। फिल्म मेकिंग इज एक्सपेरिमेंट। मेरा एक दोस्त है, सो ही इज इनटू डायरेक्शन, और उसने मुझे एक सीन बता दे, कुत्ते जो फिल्म है ना, उस पे एक सीन बता दो मुझे। उसका तो बहुत ही एग्जैक्टली उसमें एक सीन है जहाँ पे पूल में ना शॉट करके और पूल में गिर जाता है। हाँ, तो मुझे वही बता रहा था कि वो रीटेक लेने के लिए उनको पूरा पूल खाली करना पड़ता था, नया पानी डालना पड़ता था अगेन, उसमें कितने दिन चले गए उनके। तो पैसा वो अलग, ब्रो शिट, दैट इज समथिंग लाइक कर रहे यार। ऐसा नहीं कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है, एवरीवन इज डूइंग पुटिंग एफर्ट्स उनके वे में। उतने लिमिटेशन भी होते हैं। बाहर की फिल्म में बजट्स होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं उधर, बट यहाँ पे ज्यादा है। ऑडियंस इज अ लिमिटेशन, ये ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। और सब जो फील्ड है, मतलब फिल्म बनाने के लिए जो लोग लग रहे हैं, एक भी कम हुआ तो भी फिल्म को असर होता है उस पर। मतलब अगर स्पॉट टीम है, या फिर कैमरा बिहाइंड द कैमराज लोग हैं, जितने भी जो प्रोडक्शन चला रहे, जो भी कुछ है, उसमें से एक भी आदमी कम हुआ तो बहुत सी चीजें फर्क पड़ता है। मैंने ना काफी सेट पे कभी कभी ऐसा देखा है कि लोग ना बिहेव नहीं करते अच्छे से स्पॉट्स के लिए, जो भी अंडर है। तो मुझे ये लगता है आप उन्हें सर्व नहीं कर रहे हो, आप लोगों को सर्व कर रहे हो, बट वही लोग हैं जो सेट पे आपको सर्व कर रहे हैं। तो जो आपको सर्व कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करो। मेरी यही एक चीज है कि दूसरे कोई लोग नहीं है ना आपके लिए वो बंदा पानी ला रहा है, चाय ला रहा है, जो भी लग रहा है वो उठा रहा है, आप जो बोल रहे हो वो कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको डोमिनेट करूँ कि नहीं ऐसा वैसा, क्यों करना है। तो अभी जैसे कि मैंने बोला था आपको स्टार्ट में कि हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में एक छोटा सा गेम खेलेंगे। तो sure. अभी हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। डन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू कैन फिक्स ऑल द एक्सपोजर एंड कलर मिस्टेक इन पोस्ट प्रोडक्शन विथ DI। मैं पूरा कंप्लीटली अग्री नहीं करूंगा, बट इफ रॉ कैमराज डेफिनेटली यस। हाँ, इफ यू आर शूटिंग 8-bit
नो नॉट अच्छा। पॉसिबल, सो इट्स इन बिटवीन। मैं मिथ भी नहीं बोल सकता, फैक्ट भी नहीं। फैक्ट भी नहीं बोल सकता। अगर रॉ रहेगा तो यस यस डेफिनेटली काफी हद तक कर सकते हैं। 80-75% आप एक्सपोजर को फिर ला सकते हो, बट या इट इज पॉसिबल, अच्छा। इट इज पॉसिबल। तो ये बीच मतलब बीच कभी वाला है, कभी बीच हो, वाला है। हाँ अगर फोन फुटेज को एक्सपोजर हाई करके हमें नहीं नहीं होगा, होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसे भी मैं बोलूँ। हाँ बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द कलर ग्रेडिंग प्रोसेस इज सेम फॉर एवरी टाइप ऑफ कैमरा फुटेज। प्रोसेस इज नॉट सेम टेक्निकली, थोड़े से मतलब लाइक देर आर सम डिफरेंट एस्पेक्ट, बिकॉज वर्क फ्लोज भी अलग अलग होते हैं कभी कभी। सो एसिस पे काम कर रहे हैं, 2 अलग कैमरास के फुटेज मैच करने पड़ते हैं। सो इट्स लाइक टेक्निकली प्रोसेस तो वही होता है जो हम ओवरऑल देखेंगे तो, बट थोड़े से ट्वीक्स यहाँ वहाँ हो सकते हैं। तो आपको क्या डिफिकल्टी आती है कि अगर आप एरी से एक फुटेज है और वही आप अपने DJI के ड्रोन से फुटेज ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंस तो होगा, तो वो सेम करने में कुछ डिफिकल्टीज आती है? हाँ, सो बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोनों का कलर सेंस अलग होता है, काफी अलग होता है। तो एक एरी का कलर सेंस लाइक वे डिफरेंट, तो एक उनका प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा है। यस, फॉर एग्जांपल हम कोई भी इम्यूलेशन लेते हैं, लट लेते हैं, तो वो एरी पे बहुत अलग प्रोसेस होता है, वही DJI पे बहुत अलग प्रोसेस होता है। तो यू हैव टू ट्वीक दैट, मैच करना पड़ता है हर एक इस पे बैठ के, तो वो एक होता है बस। लेकिन मतलब हो जाता है यार, डेफिनेटली लोग कर भी रहे हैं। मतलब मैंने खुद ने भी किया काफी एड्स, अलग अलग कैमराज, FX3 FX6, एक में ब्लैक मैजिक है एक सीन में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्शन के पास बजट नहीं होता है, कैम ए एरी ले रहे थे LF फुल फ्रेम, और दूसरा कैम भी पिक्सेस या फिर ऐसा कोई ब्लैक मैजिक का फुल फ्रेम कैमरा ले लेते हैं। तो ये एरी LF और मिनी में क्या फर्क है? एरी मिनी LF और एरी LF बेसिकली। एरी LF इज अ फुल फॉर्मेट बॉडी, एरी मिनी इज अ जॉट मतलब छोटा वाला वर्जन है LF का। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों कैमरा इज वे सिमिलर, अटैचमेंट डिफरेंस है सिर्फ दोनों में। मतलब वो छोटा है, छोटा वर्जन है, हैंडी है, अच्छा इजीली कैरी कर सकते हैं। यस, इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली कहाँ पे भी जा सकते हैं, स्टेडी कैम वगैरह पे फिर भी वो बहुत बड़ा कैमरा है। हाँ, स्टिल तो मतलब फर्क वैसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, फुटेज वाइज नथिंग। अच्छा, तो मतलब हम लोग ये मिथ या फैक्ट, ये भी बीच वाला ही है, बीच वाला ही है, बीच वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाई बजट फिल्म always ensure better color grading results? Definitely yes, ये फैक्ट बोल सकता हूँ, बिकॉज कैसा है ना, हाई बजट फिल्म्स पे आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, यू आर यूजिंग बेटर कैमराज, यू आर यूजिंग बेटर प्रोडक्शन वैल्यू। जैसे कि आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें फिक्स कर देते हैं। लाइट्स आर वेरी हाई एंड लाइट्स, जिसका CRI ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें मैटर करते हैं। अच्छा, so yeah, fact। तो क्या ये जो अभी पता नहीं फिल्म्स में क्या फ्लिकर्स आते हैं कैमरा में? नहीं, if it is a film light definitely नहीं आते हैं फ्लिकर्स, बिकॉज वो बने ही वैसे है। नहीं, फिल्म लाइट नहीं है। अगर कोई LED शूट, मतलब किसी के पास बजट नहीं है बेसिकली, और वो लोग नेचुरल लाइट से शूट करते हैं, फिक्स कर सकते हैं हम, तो पोस्ट में होता है वो फिक्स। हाँ, फिक्सेबल, बहुत माइक्रो लेवल रहेगा तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। डी फ्लिकर कर सकते हैं। और क्या स्टेबलाइज भी होता है पोस्ट प्रोडक्शन? हाँ, पोस्ट में डेफिनेटली काफी अच्छा होता है। आजकल तो लाइक कैमराज अपने पास अपना जायरो डेटा होता है, कितना हिला है, तो वो जायरो डेटा की हेल्प से बहुत नेचुरली स्टेबलाइज होता है, जैसे कि कोई गिम्बल सिस्टम यूज हुआ है। काफी कुछ मिस्टेक्स है, मैंने काफी मूवीज में आपको बताऊंगा बाद में। जुरासिक पार्क पार्ट 1 में भी काफी बड़ी मिस्टेक है। लाइक एक सीक्वेंस है जहाँ पे फर्स्ट टाइम टीरेक्स एनकाउंटर होता है, एंटर होता है वो तार को तोड़ के, तभी वाला एक कार वाला सीक्वेंस है जहाँ पे डोर ओपन रहता है, बट बाद वाले लॉन्ग शॉट में दिखा है कि डोर क्लोज है, बट फिर से जब क्लोजअप पे आता है डोर प्रोमिनेंटली बंद होता है क्लोजअप में। अच्छा, नेक्स्ट सीक्वेंस में जब लड़की है वहां पे, जो बंदी है, उस पे जूम आता है, तब वो लड़का डोर बाहर से बंद कर देता है। तो ये बड़े बड़े गूफअप्स होते हैं बड़े प्रोडक्शन पे, तो वो कंटिन्यूटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब वो छोटी छोटी चीजें मैटर करती है बेसिकली। यस यस। अभी तो उसके लिए असिस्टेंट्स भी होते हैं कि वो डायरेक्टली कंटिन्यूटी सुपरवाइजर होते हैं। और अभी कैसा है ना कि हाँ, मैं ये पॉइंट बोलना चाहता था कि आर्ट ऑफ है थोड़ा, बट बोलना चाहता था कि आर्ट जो होता है ना, आर्ट डायरेक्टर, वो ग्रेडिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत बड़ा। बिकॉज कौन से टाइप के सेट्स यूज कर रहे हैं, कौन से टाइप के कलर्स यूज कर रहे हैं, कहाँ पे क्या प्लेस कर रहे हैं, तो वो कलर वहाँ पे एक पॉइंट से ना कलर ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। बराबर।
तब से ही कलर ग्रेडिंग. सो इट्स गुड दैट इफ यू इन्वॉल्व समवन लाइक अ कलरिस्ट पहले से, बेटर होता है. पर क्योंकि वो आर्ट डायरेक्टर का भी विजन है कि मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर चाहिए, शेड चाहिए, तो वो फिल्म में भी दिखना चाहिए. वो ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन फिल्म में अगर नहीं दिख रहा है तो फिर उसका कुछ फायदा ही नहीं है ऐसा. हाँ. तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिनेमाटोग्राफर्स और ये DI आर्टिस्ट का कोई मतलब संबंध ही नहीं है. नहीं, आप आपका काम कर रहे हो, वो उनका काम कर रहे हैं. टोटली मिथ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी सिनेमाटोग्राफर आप देखोगे और जिससे भी बात करोगे ना, ही हैज डन कलर ग्रेडिंग, ही हैज डन DI प्रोसेस. बिकॉज स्टार्ट ही होता है जब कोई भी शूट कर रहा है तो अपने फुटेज को प्रोसेस करता ही है. एक फोटोग्राफर भी फोटो निकाल रहे तो उसको लाइट रूम में लेके जाएगा, ग्रेड करेगा कुछ, तो वो है ही वो, दैट इज फॉर श्योर. LUTs are the ultimate tools for achieving cinematic color grading. LUT is like not exactly a ultimate tool. It is one of the process. It is useful, but it is not the ultimate tool for sure. Because it's just a lookup table what you make. जैसे कि हम लोग ने explain किया. Yes, हमारे वही हुआ था टॉपिक के बारे में बात कि it is just a thing where you try make a look, keep in that thing, use it again. तो हम जो लट्स लेते हैं ना बड़े बड़े फिल्म्स के सिमुलेट हुए, वो भी किसी ने तो एक लुक बना के एक 3D लट बना के बेच रहा है बराबर, एक मतलब फिल्टर जैसा ये डालो, बट दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. वो ऐसा नहीं होता है कि लट डाला हो गया. इट्स ऑल्सो कलर करेक्शन भी करना होता है. ये प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कलर ग्रेडिंग इज अ लग्जरी नॉट नेसेसिटी फॉर इंडी फिल्म मेकिंग्स, independent filmmakers. It's actually not a luxury, honestly. Basic level, but it is very mandatory, I believe. ऐसा तो नॉर्मल जो एक्टर होगा या फिर एक बेसिक आर्टिस्ट होगा, कंटेंट क्रिएटर होगा, वो तो बोलेगा नहीं इसकी जरूरत नहीं है. सम फिल्म्स इट्स ओके, जहाँ बजट लो है, जहाँ पे यू आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग समथिंग, तभी ठीक है, बट उसको भी एक कन्वर्जन लगता है. बिकॉज नाउ डेज कैमराज आर लाइक लॉग शूट होता है, तो वो एक फुल पोटेंशियल यूज करते हो ना, जो टूल आपके पास है, तो वो फुल पोटेंशियल यूज होने के लिए यू हैव टू एटलीस्ट प्रोसेस द इमेज. बेसिक लेवल, बेसिक बराबर, बट यू नीड कलर ग्रेडिंग. यू नीड लट्स ही लगा दो. और ऐसा भी नहीं, इट इज नॉट लाइक मैं खुद शूट भी कर रहा हूँ ना, मैं खुद प्रोसेस कर रहा हूँ, तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. कुछ पैसा नहीं जाना. अगर किसी को देना नहीं है प्रोफेशनल को, एटलीस्ट यू योरसेल्फ कैन ट्वीक इट. क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत तो आता ही है. तो हम एक्सपोजर डाउन, करेक्शन तो कर सकते हैं, थोड़ा सा ये सब ग्रीन्स या फिर टिंट ऐड करके हम लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, वेरी बेसिक लेवल. तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है. तो अच्छा लगा आपके साथ बात कर बहुत सी. थैंक यू सो मच, एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर मी कॉलिंग हियर, शेयरिंग माय थॉट्स, बिकॉज ऑडियंस लेवल पे काफी इम्पोर्टेंट है टेक्निकल चीजें आना, बट इन अ स्मूदर वे. सबको मे बी, आई एम सॉरी अगर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट दैट इज हाउ इट इज. इसका रूल ऑफ नेचर ऑफ दिस फील्ड इज टेक्निकल, तो ये चीजें होती है, दैट इज नथिंग. तो वही अच्छा लगा और बहुत सी चीजें सीखने भी मिली, और बेसिकली रिलेट कर सकते हैं. क्योंकि सेम फील्ड नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री वो होने की वजह से. और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए. Nice. तो ये आपके लिए गिफ्ट. और थैंक यू सो मच. हमने कैप भी प्रिंट किया है, तो हमने कैप भी प्रिंट किया है, तो ये लवली. सो या, थैंक यू सो मच एवरीवन.